हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं आप लोग के बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और आपका कल इंग्लिश का बोर्ड का पेपर है। तो मैं आप लोग के लिए नीड ऑफ द मोमेंट, इस समय आपको जिस चीज की जरूरत है मैं वो वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में आपकी सारी पोयम जो फर्स्ट राइट बुक में जितनी भी 10 पोयम है वो सारी 10 पोयम आपको वन शॉट एक वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर किसी को नहीं याद है, आपने बहुत पहले पढ़ा था, बहुत टाइम हो चुका है, तो तुरंत क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत काम आएगी आपके। आप तुरंत इस वीडियो को देखिए और पूरी एक बुक आप तुरंत कुछ ही मिनट में रिवाइज कर ले जाएंगे और कोई भी कंटेंट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। पूरा कंटेंट आपको विद क्लिप्स जो भी आने वाला है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कस किए हैं, पूरी समरी बताई गई है और पूरे कार्टून्स के साथ विजुअलाइजेशन के साथ आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, आपकी पूरी बुक एक झटके में रिवाइज हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको जो आपकी फर्स्ट राइट बुक है ऐसे दिखती है आपकी फर्स्ट राइट बुक। इस बुक में जितनी भी पोयम है वो सारी पोयम आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। कौन सी है? डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, द बॉल पोयम, अमांडा, ट्री, फॉग, उसके बाद द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन, फॉर एनी ग्रोगरी। तो आज हम लोग ये सारी पोयम्स को जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारी जो पहली पोयम है उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। देखिए ये जो पोयम है ये पोयम थोड़ी सी बेटा फिलोसॉफिकल है। इसमें जो हमारे पोएट है उन्होंने बहुत ज्यादा फिलोसफी का यूज किया है। इसमें उन्होंने नेचर के बारे में बताया कि कैसे हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है उसके अंदर कितनी अच्छी हीलिंग पावर है कि हमारी प्रकृति, अगर हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं, तो प्रकृति हमें खुश करने में लग जाती है, प्रकृति हमारे मूड को एकदम चेंज कर देती है। इसके बारे में इस पूरी पोयम में बताया गया है डस्ट ऑफ स्नो। इस पोयम को लिखने वाले जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैंने हर पोयम के नीचे यहाँ पर पोएट का नाम लिख दिया है, आप लोग पोएट का नाम याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि एक नंबर के सवाल में ये चीज पूछ ली जाए आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो। देखिए इसमें मैंने आपको 4 फोटो लगाई है, इस फोटो से ही आपको पूरी पोयम समझ में आ रही है। वो पूरी पोयम बेटा इस 4 इवेंट्स में ही है, ये 4 इवेंट्स हैं उस पोयम में, उसके बाद पोयम आपकी खत्म है। तो पहले इवेंट में ये बताया जाता है कि एक बार बेटा पोएट बहुत सैड होता है अपनी लाइफ को लेकर, वो बहुत सॉरो होता है, बहुत उदास होता है। तो वो एक दिन स्नोई डे के दिन अपने गार्डन में जाता है बाहर और वो बहुत परेशान होता है। तो वो जब गार्डन में अपने बाहर जाता है तो उसके गार्डन में एक हेलॉक ट्री है। ये जो हेलॉक ट्री है बेटा ये एक पॉइजनस ट्री है, आपको पेड़ का नाम याद रखना है। देखिए अगर आप आंसर राइटिंग में बेटा पेड़ का नाम लिखोगे, ट्री का स्पेसिफिक नेम लिखोगे तो उसे अच्छा आपको आंसर राइटिंग में मार्क्स मिलते हैं। अगर आप सिर्फ कॉमन नाम यूज करके ट्री लिख दो तो वो इतना अच्छा नहीं पड़ेगा। अगर आपको नाम पता है तो आप पूरा प्रॉपर नेम लिखिए। तो हेमलॉक ट्री था वहां पर उसके गार्डन में और ये एक पॉइजनस ट्री है यानी जहरीला पेड़ है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पोएट होता है स्नोई डे के दिन अपने गार्डन के बाहर आता है, बहुत उदास होता है पोएट, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत परेशान होता है। तो वो स्नोई डे के दिन हेमलॉक ट्री के नीचे आके खड़ा हो जाता है और उसी हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा होता है। तो जैसे ही ये क्रो उस पेड़ के ऊपर मूव करता है तो तुरंत वहां से स्नो गिरती है। अब देखिए अगर क्रो जो है पेड़ के ऊपर बैठा और हल्का सा भी मूव करेगा तो स्नो गिरेगी। तो जो स्नो नीचे गिरती है तो तुरंत वो किसके ऊपर गिर जाती है? पोएट के हेड पे गिर जाती है। सर पे इसलिए गिरती है क्योंकि पोएट जस्ट उस पेड़ के नीचे ही खड़ा था। जैसे ये इवेंट होता है, जैसे ही पोएट के सर पे स्नो गिरती है वैसे ही पोएट का माइंड तुरंत चेंज हो जाता है, उसका मूड तुरंत अपलिफ्ट हो जाता है, उसको खुद वो हैप्पी हो जाता है, वो खुद खुश हो जाता है और अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स भूल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके तुरंत बाद जैसे ही स्नो गिरती है यानी जैसे ही इवेंट होता है वैसे ही पोएट हमारा लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स भूल के तुरंत क्या हो जाता है? हैप्पी हो जाता है। इसके बारे में ही इस पूरी पोयम में बताया गया है। तो ये आगे हमने पूरी समरी लिखी है, उससे हम लोग समझते हैं। तो देखिए एक शॉर्ट पोयम है जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसमें पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि कैसे हमारे नेचर के अंदर एक हीलिंग पावर है। हीलिंग पावर यानी हमारा नेचर हमें हील करेगा। यानी कल को अगर हम परेशान हैं अपने लाइफ को लेकर, हम बहुत दुखी हैं, अपनी छोटी छोटी लाइफ की टाइनी प्रॉब्लम्स को लेकर हम बहुत माइंड करते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं, तो हमारा नेचर उसको हील करने में लग जाता है। हमारा नेचर के अंदर एक हीलिंग पावर है कि वो हमें छोटी छोटी चीजें करके, अब देखिए कितनी स्मॉल एक्ट है ना, इट इज अ वेरी स्मॉल एक्ट। ये बहुत स्मॉल एक्ट था कि स्नो गिरा तुरंत हमारा पोएट हैप्पी हो गया। यानी छोटी छोटी टाइनी थिंग से भी जो नेचर कर रहा है उससे भी हमारा मूड अपलिफ्ट हो सकता है और हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम भूलकर नेचर को एंजॉय कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे पॉजिटिवली लीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है फ्रॉम अ बैड मूड। आपने देखा था ना शुरू में इनिशियली हमारा जो पोएट था उसका मूड कैसा था? उसका मूड एकदम बैड था। वो अपनी लाइफ को लेकर बहुत परेशान था, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहा था, बहुत सैड था, बहुत और था। उसको लग रहा था सब कुछ बेकार है, सब कुछ मनहूस है, ओमिनेंस
ओमिनेंस है, मनहूस मतलब ओमिनेंस। तो यहाँ पर देखिए एक और बात आपको बता दें, इस पूरी पोयम में बेटा जो क्रो है आपका और जो हेमलॉक ट्री है आपका, ये दोनों के दोनों यहाँ पर बैड बताए गए हैं। इस पूरी पोयम में बताया गया है कि ये दोनों बैड है, क्योंकि हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ है और क्रो को भी बैड का इंडिकेटर बताया गया है, यानी ये दोनों बैड इंडिकेटर हैं इस पोयम में। लेकिन फिर भी ये बैड इंडिकेटर से जो रिजल्ट आया है वो कैसा आया है, पॉजिटिव, हैप्पी रिजल्ट आया। यानी ऐसा हो सकता है कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि बैड चीज से बैड ही रिजल्ट आए, होता है कि बैड चीज से कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हैप्पी रिजल्ट भी आ जाते हैं, जो इस पोयम में बताया गया था। तो देखिए पोएट का मूड शुरू बहुत खराब था, देयर इज टू इल हेल्थ, उसका इल हेल्थ भी थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसका मूड बहुत खराब था। तो देयर इज नथिंग दैट कैन बी क्योर्ड बाय द नेचर, और पोएट को लगा कि मेरी लाइफ में इतनी सब कुछ दिक्कतें हैं, इतनी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को नेचर तो ठीक नहीं कर सकता। द ऑथर वाज एक्सपीरियंसिंग वन सच बैड डे, ऑथर को एक ऐसा दिन, ये जो ऑथर मतलब ये जो पोएट है इसके बारे में बोला गया है कि एक दिन इस पोएट को बहुत ज्यादा खराब दिन वो एक्सपीरियंस कर रहा था, उसके लिए बहुत बैड डे था वो। तो व्हेन अ क्रो मूवमेंट नियर अ हेमलॉक ट्री, देखिए आपको ये नाम याद रखना है हेमलॉक ट्री का, कि तभी वहां पे क्रो आता है और वो हेमलॉक ट्री पे जब मूव करता है तो स्नो जो है किसके ऊपर गिर जाती है, पोएट पे। मैंने आपको बताया था कि ये क्रो हेमलॉक ट्री पे बैठा है और जैसे ही मूव करता है तो स्नो किस पे गिर जाती है, हमारे पोएट के ऊपर गिर जाती है, स्नो अपॉन हिम, द स्नो इज इंस्टेंटली मेक्स हिम हैप्पियर। और जैसे ही स्नो हमारी पोएट के ऊपर गिरती है बेटा, वैसे ही तुरंत हमारा जो पोएट है वो तुरंत क्या हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। His day gets lot of better, अब उसका दिन और उसको लगता है कि अभी जो मेरा बचा हुआ दिन है वो मेरा बेटर होगा, अच्छा दिन होगा, मैं पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को जीऊंगा, अपना रेस्ट ऑफ द डे में पॉजिटिवली जीऊंगा, फालतू अपनी टाइनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। Thus the supremacy of nature as a whole made him realize how petty his problem was, pity का मतलब होता है छोटी। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो टाइनी एक्ट था ना, ये जो छोटा सा एक्ट हुआ जिसमें क्रो के हिलने से जो हेमलॉक ट्री से स्नो इनके ऊपर गिर गई और इसके स्नो के गिरने से तुरंत हमारा पोएट क्या हो गया, हैप्पी हो गया। तो ये स्मॉल एक्ट बोला गया है कि नेचर इतना ज्यादा सुप्रीम है, इतना बड़ा है नेचर, इतना सुप्रीम है कि वो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम को भुला के हमें तुरंत क्या कर देता है, हमारा मूड को अपलिफ्ट कर देता है। इसके बाद आगे समझते हैं, द फैक्ट दैट हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस, मैंने आपको बताया था ना हेमलॉक ट्री यहाँ पर क्या है, पॉइजनस पेड़ है, जहरीला पेड़ है, कंबाइंड विद क्रो बीइंग द इंडिकेटर ऑफ डूम, डूम यानी मनहूस, बेकार, सैड, ठीक है, एंड फियर आर यूज इन दी पोयम एज द कैरियर्स ऑफ हैप्पीनेस। देखिए मैंने आपको बताया ना कि हम लोग ने इस पोयम में क्रो को और हेमलॉक ट्री दोनों को एकदम डूम माना है, मनहूस माना है, ये दोनों बैड इंडिकेटर है हमारी पोयम में। लेकिन ये बैड इंडिकेटर किसको कैरी कर रहे हैं, ये दोनों कैरियर हैं हैप्पीनेस के। कैरियर मतलब ये दोनों ने ही हमारे पोएट के मूड को अपलिफ्ट कर दिया, हैप्पी कर दिया इनको, यानी ये दोनों कैरियर हैं, ये हैप्पीनेस लेकर चलते हैं इन दी लाइफ ऑफ नरेटर। इज आयरॉनिकल, और ये कितनी आयरॉनिकल बात है, आयरॉनिकल मतलब जस्ट उल्टी बात है कि कैसे एक बैड चीज ने सामने वाले का मूड क्या कर दिया, हैप्पी कर दिया, एकदम उल्टी बात है, जस्ट अपोजिट। आयरॉनिकल यानी जस्ट अपोजिट। The poet through these objects has tried to highlight that sometimes creatures linked with negative aspects of life can bring of change and happiness। तो यहाँ पर बताया गया है इस पोयम के द्वारा पोएट ये समझाना चाहता है, वो हाईलाइट ये करना चाहता है कि कैसे कुछ ऐसे क्रिएचर हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं, ऐसे क्रिएचर जो नेगेटिव हैं, बैड हैं, बेकार हैं, ओमिनेंस हैं, लेकिन कैसे वो नेगेटिव क्रिएचर्स भी हमारी लाइफ को तुरंत किस में चेंज कर देते हैं, हैप्पीनेस में चेंज कर सकते हैं। बीइंग आउटडोर्स इन नेचर, अगर आप बाहर रहते हैं वातावरण में, प्रकृति में, आउटडोर रहते हैं नेचर में, विद ऑल इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी कैन बेनिफिट एनीवन एनीवेयर एंड एनी टाइम। बोला गया है अगर आप बाहर रहेंगे, नेचर में रहेंगे, तो आपको भी नहीं पता, ये एकदम अनप्रेडिक्टेबल बात है, कोई इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि नेचर कब आपको बेनिफिट कर दे। वो नेचर किसी को भी बेनिफिट कर सकता है, कहीं पर भी बेनिफिट कर सकता है, और किसी भी समय आपको नेचर का बेनिफिट मिल सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव माइंड जिए। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई पोएट, कोई ऑथर मन से खराब है, उसको लगता है उसकी लाइफ खराब है, उसका बैड मूड है, तो आप भूलिए मत, नेचर वहां पे मौजूद है जो आपकी लाइफ को, आपकी मूड को अपलिफ्ट करेगा, और उसके अंदर बहुत बढ़िया हीलिंग पावर है कि वो तुरंत आपके बैड मूड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, हैप्पीनेस में। तो ये पोयम आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फायर एंड आइस। जो अभी प्रीवियस पोयम हम लोग ने पढ़ी डस्ट ऑफ स्नो, उसको किसने लिखा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सेम वैसी ये पोयम भी उन्होंने ही लिखी है, फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जितनी भी पोयम लिखी हैं
बहुत ज्यादा फिलोसफिकल है। यहाँ पर भी इन्होंने फिलोसफिकल पोयम ही यहाँ पे एक तरीके से लिखी है। इन्होंने ये बताया है कि कैसे फायर और आइस हमारे अर्थ का एक दिन अंत कर देगा। यानी यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमारा अर्थ पृथ्वी खत्म होगी तो दो तरीके से खत्म हो सकती है, एक तो आग से और दूसरा बर्फ से। तो यहाँ पर एक्चुअली में इस पोयम में आग और बर्फ से पृथ्वी को खत्म करना नहीं बताया गया है, लेकिन फायर को ह्यूमन की इमोशन से कंपेयर किया गया है और आइस को ह्यूमन के हेट्रेड से जो है हम लोग ने क्या किया है उसको कंपेयर किया है। तो यहाँ पर देखिए रॉबर्ट फ्रोस्ट जो पोयम है फायर और आइस की, ये एक स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक पोयम है जहां पर फायर को किससे कंपेयर किया गया है, द इमोशन ऑफ डिजायर। एक चीज ये हमेशा रखिएगा, इस पोयम में फायर को किससे कंपेयर किया है, फायर को कंपेयर किया गया है ह्यूमन के इमोशन ऑफ डिजायर से, कि कैसे इंसान का जो डिजायर है ना, जो इंसान के अंदर तीव्र इच्छा होती है किसी चीज को पाने के लिए, वो एकदम ग्रीडी हो जाता है, हर उस चीज को पाने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, चाहे वो गलत ही क्यों ना कर रहा हो। तो ये जो इंसान के अंदर ग्रीडीनेस पैदा हो गई, डिजायर पैदा हो गई है, इसको यहाँ पर इस पोयम में पोएट ने फायर से क्या किया है, फायर से कंपेयर किया है कि जैसे आग एक धरती को खत्म कर सकती है जलाकर, वैसे ही इंसान को खुद इंसान खत्म हो सकता है अपनी खुद की तीव्र इच्छा से, ग्रीडीनेस से, अपनी लालच से खत्म हो सकता है। और आइस को यहाँ पे कंपेयर किया गया है हेट्रेड से, जैसे कि इंसान दूसरे से ईर्ष्या रखता है, जलता है, जेलसी रखता है, तो जेलसी को यहाँ पे किससे कंपेयर किया है पोएट ने, आइस से। तो आइए समझते हैं आगे। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट एक पोयम है फायर एंड आइस की, ये एक स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक पोयम है जहां पर फायर को इस्तेमाल किया गया है, इसको किससे कंपेयर किया गया है, इमोशन ऑफ डिजायर से, और आइस को कंपेयर किया गया है हेट्रेड से, जो मैंने अभी आपको बताया। ही हैज यूज्ड द आइडिया ऑफ टू ग्रुप्स हु हैव देयर ओन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पर पोएट ये कहता है कि हमारे पास दो ग्रुप के लोग हैं, दो ग्रुप के लोग हैं। एक ग्रुप के लोग ये कहते हैं, ग्रुप वन ये लोग कहते हैं कि अगर पृथ्वी कभी खत्म होगी तो वो किससे खत्म होगी, फायर से। और ग्रुप 2 नंबर के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर पृथ्वी कभी खत्म होगी तो वो किससे खत्म होगी, आइस से। तो ये दोनों अपने पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कैसे हमारी दुनिया का, विश्व का अंत होगा। वन ऑफ द ओपिनियन दैट फायर अलोन कैन डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब देखिए यहाँ पर पहला ग्रुप ये कहता है कि फायर अकेले ही हर एक चीज को खत्म कर देगा जो भी पॉसिबल लाइफ में है, हमारे अर्थ में जितनी भी चीजें मौजूद है फायर उन सब चीजों को खत्म कर देगा। ऑन दी अदर हैंड दूसरे जो आइस के सपोर्टर है वो ये कहते हैं कि आइस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ का टेम्परेचर इतना लो हो जाएगा, इतना नेगेटिव माइनस में चला जाएगा कि हर चीज फ्रोजन हो जाएगी, सब कुछ जम जाएगी। और अर्थ के सरफेस पे जब सब कुछ फ्रोज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, लाइफ का एंड हो जाएगा, दुनिया में पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, दुनिया एकदम खत्म हो जाएगी। बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशन। अब देखिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये एक्चुअल बात नहीं कर रहे हैं कि कैसे पृथ्वी का अंत होगा, हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं फ्यूचर में ऐसे होगा ना। इस पोयम में ये बताया गया है कि जैसे एक पृथ्वी आग से और बर्फ से खत्म हो सकती है, वैसे ही इंसान के अंदर ये जो दो इमोशन है ना, इमोशन ऑफ डिजायर एंड इमोशन ऑफ हेट्रेड, ये दोनों चीजें इंसान के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग यानी वो इंसान को खुद ही अंदर खत्म कर देंगी। अगर किसी इंसान के अंदर ये दो इमोशंस हैं तो वो अपने आप को ही खत्म कर देगा। तो यहाँ पर इस वर्ल्ड को, इस अर्थ को उन्होंने जो कंपेयर किया है वो आप ह्यूमन को अपने आप से कंपेयर करिए, यानी ह्यूमन अपने आप में एक वर्ल्ड है और हमारे खुद के इमोशन, डिजायर, हेट्रेड हमें खुद ही खत्म कर देंगे, ये बताया गया है। तो डिजायर और हेट्रेड के बारे में बात की गई है। डिजायर को फायर से कंपेयर किया गया है और हेट्रेड को आइस से कंपेयर किया गया है। द पोएट इज ओरिजिनल ऑफ द ओपिनियन दैट ही हैज बीन वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द फियरी डिजायर। और यहाँ पे पोएट ये भी कहते हैं, जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हमारे पोएट है वो ये भी कहते हैं कि इन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है, इनके अंदर भी एक बार एक फियरी डिजायर आया था। फियरी डिजायर मतलब ये भी बहुत ग्रीडी हो गए थे, इनके अंदर भी बहुत इच्छा थी हर एक चीज पाने की, कुछ भी करने को तैयार थे। फियरी डिजायर आया था और इन्होंने कहा था कि ये फियरी डिजायर किसी भी इंसान को उसके वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन पे ला सकता है। यानी ये फियरी डिजायर अगर किसी इंसान के अंदर कॉन्स्टेंटली है तो वो इसको एकदम, उसी इंसान को एकदम खत्म करके मारेगा, नष्ट कर देगा, उस इंसान को एकदम डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है, डिस्ट्रॉय मतलब इंसान मर नहीं जाएगा लेकिन अंदर ही अंदर उसके हर एक चीज खत्म हो जाएगी, यानी उसका जो माइंडसेट है वो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगर आपके अंदर लालच है तो वो लॉन्ग रन में आपको नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव कंक्लूजन ही देगा।
He considers fire as more competent for the destruction. अब यहाँ पे बताया गया है कि फायर उतना ही भयानक है डिस्ट्रक्शन के लिए, बट देन वो ये भी कहता है कि जो आइसी हेट्रेड है ये भी उतनी ही केपेबल है इंसान को बर्बाद करने के लिए जितनी फायर है। यानी इन्होंने कोई फायर या आइस दोनों में से किसी को ज्यादा अच्छा बुरा नहीं बोला, इन्होंने कहा है अगर ये दोनों चीज मिल जाए या दोनों अकेले भी किसी भी इंसान को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा केपेबल है। ये इंसान को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए फायर और आइस दोनों केपेबल होती हैं थ्रू स्लोली एंड स्टीडी। बस ये होता है कि जो आइस है वो इंसान को स्लोली धीरे धीरे तबाह करती है, फायर तुरंत ही कर देती है। देयरफॉर इफ अर्थ वाज टू एंड ट्वाइस, इसीलिए यहाँ पे पोएट ने कहा कि अगर पृथ्वी का अंत दो बार हो तो एक बार आइस से होगा और दूसरी बार फायर से होगा, और दोनों से होना उसके लिए बराबर ही है क्योंकि दोनों से ही लाइफ अर्थ के ऊपर खत्म हो जाएगी। इफ अ फायर वुड लीड टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, आपको इसमें बताया गया है कि फायर रैपिड डिस्ट्रक्शन करता है, रैपिड यानी बहुत तेजी से, तुरंत डिस्ट्रक्शन करता है। उसी जगह पे दूसरी जगह आइस जो है वो साइलेंट डैमेज करता है, धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन करता है। सिमिलरली इफ फायर इज प्योर पैशन, अगर फायर को प्योर पैशन बोला है तो आइस भी प्योर रीजन है। थर्स जो पोयम है ये बहुत आर्टिस्टिकली अंडरपिन्स करता है फिलोसफी को, जो हम अपने इमोशंस को रूल कर देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कभी भी आप अपने जो इमोशन है, अपने भाव है, उनको कंट्रोल मत करने दीजिए। आपको अपने भाव पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए, वो आपके ऊपर कंट्रोल न करे। अगर आपके इमोशंस आपके ऊपर ओवर पावर कर गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि हमें वी लेट आवर इमोशंस रूल अस, लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, हम अपने इमोशंस को हमारे ऊपर रूल करने देते हैं, ना कि हम अपने इमोशंस पे रूल करते हैं। और अगर हमने सही समय पे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किए तो वो श्योरली हमारी लाइफ में केओस ले आएंगे। केओस यानी बर्बादी, और हमारी लाइफ पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। जैसे एक पृथ्वी आग और बर्फ दोनों से तबाह हो सकती है, वैसे एक इंसान अपने जीवन को, अपने आप को तबाह कर सकता है इन दो डिजायर से। पहला है डिजायर, ह्यूमन डिजायर, और दूसरा है फीलिंग ऑफ हेट्रेड। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोग नेक्स्ट पोएम पढ़ते हैं, अ टाइगर इन दी जू। तो आपको यहाँ पे पोएट के नाम देखते रहिएगा। अब देखिए ये कहानी बहुत सिंपल है। इस पूरी पोएम में पोएट ये बताना चाहता है कि कैसे एक टाइगर की लाइफ है केज के अंदर, कैसे एक टाइगर की लाइफ है, कैसे एक टाइगर रह रहा है एक जू के अंदर जहां पे उसको एक केज में बंद करके रख दिया गया है और वहां पर बहुत लिमिटेड एरिया है उसको मूव करने का। तो यानी एक जो टाइगर होता है वो कैसे जू के अंदर अपनी लाइफ बिता रहा है, कैसे लिमिटेड उसके पास एरिया है मूव करने के लिए। यानी इस पूरी पोयम में एक टाइगर की लाइफ बताई गई है एक जू के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पोएट ये कहते हैं दैट द टाइगर इज कन्फाइंड इन दी जू। कन्फाइंड यानी इसको बंदी बना के रखा है, टाइगर को बंद करके रखा है जू के अंदर। मूव्स अराउंड इन दी केज अंडर हिज ब्राइट कलर्ड स्किन। तो जो टाइगर है इसको इसके केज में बंद करके रखा है और वो अपने केज में ही मूव करता रहता है। और उस टाइगर के कैसे कलर है, उसका स्किन का कलर ब्राइट कलर का है, ब्राइट कलर की उसकी स्किन है। ही फर्दर says that the tiger can take only a few steps because the cage is small and it is not easy to move it. तो यहाँ पे पोएट ये कहता है कि जब हमने अपने टाइगर को एक पिंजड़े में रखा है, केज में रखा है, तो आपको ही पता है बेटा, जहां टाइगर एक जंगल में रहने वाला है, जंगल में इतना ओपन एरिया है, वो कहीं पर भी जा सकता है। मतलब आप खुद सोचिए, जू का पिंजरा और एक जंगल का फॉरेस्ट एरिया कौन ज्यादा बड़ा होगा? जंगल का फॉरेस्ट एरिया बड़ा होगा। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो हमारा केज है वो इतना स्मॉल है कि उसमें आसान नहीं है कि टाइगर इतनी दूर तक मूव कर पाए ऐसे जैसे वो जंगल में मूव करता है। यानी टाइगर के पास बहुत लिमिटेड एरिया है केज के अंदर। वन कैन नॉट हियर हिज फुटस्टेप बिकॉज ही हैज वेरी सॉफ्ट फीट। बोला जाता है कि जब टाइगर जू में अपने केज में मूव करता है तो उसके फुटस्टेप भी नहीं सुनाई देते। क्यों? क्योंकि उसका जो फीट है ना, उसका जो पैर के नीचे का हिस्सा फीट है वो बहुत सॉफ्ट है, जस्ट लाइक वेलवेट। इसके पैर को, टाइगर के फीट को वेलवेट से कंपेयर किया गया है कि उसके फीट एकदम वेलवेट की तरह सॉफ्ट है, और जैसे वेलवेट का साउंड नहीं आता, सेम वैसे ही टाइगर के फुटस्टेप का भी साउंड नहीं आता है जब वो मूव करता है। टाइगर ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर बाय क्वाइटली वॉकिंग इन द लिमिटेड एरिया ऑफ हिज केज। अब देखिए टाइगर को गुस्सा तो बहुत आती है क्योंकि कहाँ वो जंगल में रहने वाला, वो हर जगह घूमता है, शिकार करता है, शिकार पकड़ता है, खाता है, कहीं भी घूम सकता है। लेकिन आज हमारे टाइगर को केज में रखा गया है, एक जू के अंदर रख दिया गया है, तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, वो बहुत एंग्री है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो चुपचाप अपने केज में क्वाइटली मूव करता है, वॉक करता है उसी लिमिटेड एरिया के अंदर।
ही इज एंग्री बिकॉज ही इज नॉट फ्री। आप खुद सोचिए, टाइगर इसीलिए एंग्री है क्योंकि अब वो फ्री नहीं है, वो उन जंगलों में दूसरे जानवरों की तरह फ्री नहीं है कि वो कहीं भी घूमे, कहीं भी जाए, शिकार करे, पकड़े। लेकिन आज वो एक जू के अंदर, एक छोटे से पिंजड़े के अंदर है, इसीलिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वो फ्री नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे पोएट कहता है कि अगर हम टाइगर को फ्री कर दे, अब आप देखिए पोएट ये सिर्फ सोच रहा है कि अगर हम ये कर दे तो आगे क्या होगा, कंडीशनल्स, मतलब वो कंडीशन लगा रहा है कि अगर हम टाइगर को फ्री कर दे तो क्या होगा। लेकिन एक्चुअल में अभी टाइगर कहाँ है, केज के अंदर है, जू में है। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि अगर हम टाइगर को फ्री कर दे तो हो सकता है वो अपने आप को लंबी लंबी घासों के पीछे छुपा ले, और खासकर वो वहां पे अपने आप को छुपाएगा जहां पर पानी का बहुत बड़ा तालाब है। तो जब हिरन पानी पीने वहां पर आएगा और वो घास के पीछे छुपा होगा तो वो तुरंत हिरन पे अटैक करके उसको एज अ फूड शिकार बना लेगा। तो इजीली वो डियर को कैच कर लेगा इफ इट इज एज इट फूड। और डियर को कैसे खाएगा, अपने फूड की तरह। बेसिकली पोएट यहाँ पे कहना चाहता है कि जो एक्चुअल लाइफ है टाइगर की वो कहां पर है। एक्चुअली टाइगर की लाइफ जो फ्रीली है वो जंगल में है, वो जंगल में जिया है, जंगल में रहने वाला है। वेयर ही कुड कैच इज प्री, जहां पर वो अपने किसको पकड़ सकता है, प्री का मतलब होता है जहां पर वो अपने शिकार को पकड़ सकता है और उसको आराम से खा सकता है। लेकिन अभी वो ये सब नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अभी वो कहां है, केज में है, जू के अंदर। ठीक है, इसके बाद फ्री कर दें, अगर हम टाइगर को छोड़ दें तो वो हो सकता है कि वो गुस्से में घुर्राते हुए, यानी एंग्रीली वो क्या करेगा, रोर करते हुए घूमेगा हाउसेस लोकेटेड एट दी आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो समझिए बेटा, जो जंगल होता है वो जंगल है तो बहुत बड़ा, मानते हैं जंगल का एरिया बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक ऐसा भी तो आउटर बाउंड्री आती है जहां से जंगल खत्म हो जाता है और कुछ शहर या कस्बे शुरू हो जाते हैं। तो जंगल का जो एकदम बाहर का आउटर बाउंड्री होता है उसे हम लोग आउटस्कर्ट्स कहते हैं। आउटस्कर्ट्स यानी आउटर बाउंड्री। तो जो हमारी जंगल की आउटर बाउंड्री है जहां से जंगल खत्म है और छोटा छोटा गांव या कस्बा शुरू है, तो यहाँ पे पोएट कहता है कि अगर हम इस टाइगर को छोड़ दें, अगर हम इस टाइगर को फ्री छोड़ दें तो हो सकता है कि वो जंगल से घूमते घूमते, जहां पर उसका घर है, टाइगर का घर तो जंगल में ना, जंगल से घूमते घूमते वो कहां पे चला जाएगा, इन विलेजेस में चला जाएगा और वहां जाकर वहां पे रहने वाले लोगों को डराएगा विद हिज शार्प टूथ। किससे डराएगा, अपने शार्प टूथ से, इसके दांत होते हैं बहुत शार्प, और अपने क्लॉज से यानी इन पंजों से डराएगा। दिस वुड क्रिएट फियर अमंग द पीपल लिविंग इन द विलेजेस, और इससे ये विलेजर्स डर के रहेंगे, बेचारे सहमे सहमे रहेंगे। क्यों, क्योंकि अब उनके यहाँ डर होगा कि जंगल से कभी भी शेर आके किसी को भी मार के खा सकता है। ठीक है, इसके आगे ये अब यहाँ पर पोएट ये कहता है कि अब तो एक्चुअल रियलिटी जो टाइगर की है वो तो यही है ना कि अभी वो कहां पर है, केज के अंदर है। अभी तक मैंने आपको बताया कि जो हमारा पोएट है वो दो बार खुद से ये सोच रहा है, एक बार सोचता है कि अगर हम अपने टाइगर को फ्री कर दे तो वो क्या करेगा, अगर हम टाइगर को फ्री कर दे तो वो हो सकता है कि वो झाड़ियों के पीछे छुप के डियर का शिकार करेगा। और दूसरे केस में बताया गया कि अगर हम टाइगर को फ्री कर दें तो वो जंगल के बाहर आउटस्कर्ट्स में जाके, यानी जहां पर कस्बे हैं, शहर है, जहां से जंगल खत्म होता है उसके बाहर जाकर वो लोगों को डराएगा। लेकिन पोएट फिर आगे कहता है कि ये सब तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में अभी तो हमारा जो टाइगर है वो कहां पर है, केज के अंदर है। ही सेज दैट टाइगर इज कन्फाइंड इन अ स्ट्रॉन्ग सेल व्हिच इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल। बोला क्या है, अभी हमारा टाइगर एक स्ट्रॉन्ग सेल में है। सेल यानी एक ऐसी, यहाँ पर इसको एक सेल मतलब पिंजरा, यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पिंजरे में है जिसको ये तोड़कर निकल भी नहीं सकता, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल से बना हुआ है पिंजरा। ये फर्दर ये कहता है कि जो टाइगर है वो अभी बार्स के पीछे, बार यानी पिंजरे के पीछे है, उस साइड में है। तो वो चाहे जितना भयानक हो, फेरोशियस हो, डरावना हो, डेंजरस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि वो केज के उस साइड है। ही जस्ट टॉक इन दी केज, वो सिर्फ वहां पर बैठा है और उसको लोग देखने आएंगे। अब क्योंकि आपको पता है ये जू के अंदर है तो विजिटर्स आते हैं जू में एनिमल्स को देखने के लिए, तो विजिटर्स आएंगे, इसको देखेंगे, लेकिन ये विजिटर्स को भी नहीं डरा सकता। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि वो केज से बाहर निकल के उसका कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आगे लिखा है ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर, वो कभी भी ट्राई भी नहीं करता, हमारा टाइगर ट्राई भी नहीं करता विजिटर्स को डराने का, क्योंकि वो जानता है उसकी पावर रिस्ट्रिक्टेड है, उसकी पावर बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है केज के अंदर, इसीलिए वो कभी भी ट्राई नहीं करेगा कि वो विजिटर्स को डराए और ना ही उनके ऊपर वो कभी अटैक कर पाएगा। नेक्स्ट बोला है
पोएट ये कहता है कि जब रात हो जाती है तो जो हमारा टाइगर है वो साउंड सुनता है पेट्रोलिंग कार के। यानी आपको पता ना पेट्रोलिंग कार क्या होती है, वो पुलिस की गाड़ियां जो रात में घूमती हैं देखने के लिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, पुलिस की कहीं जरूरत तो नहीं है चौराहे पे, वो सब सुपरवाइज करने के लिए, चेक करने के लिए निकलती है रात में कि कहीं कोई क्राइम तो नहीं हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर पेट्रोलिंग कार जो पुलिस की होती है, इनसे जो आवाज आती है वो आवाज हमारा टाइगर जो है रात में सुनता है। और उसके बाद सो इन दी नाइट द टाइगर हियर द साउंड ऑफ दीज कार, तो रात में जो है टाइगर हमारी पुलिस की पेट्रोलिंग कार की आवाज सुनता है। उसके बाद वो रात के समय पे हमारे आसमान के ऊपर टाइगर जो है आसमान पर देखता है तो उसको बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं और वो स्टार्स को ही एक टक देखता जाता है। द पोएट वांट्स टू से दैट द टाइगर इज सैड, पोएट ये कह रहा है कि टाइगर अभी सैड है, बहुत उदास है, क्योंकि वो उस केज के अंदर है और वो कभी भी वहां से कुछ भी नहीं कर सकता, वो वहां से निकल भी नहीं सकता है। इसीलिए वो ये सब भुलाकर, अपना ये दर्द भुलाकर कि हाँ वो केज के अंदर है, वो वैसा जंगल वाली लाइफ नहीं जी सकता, अब उसको वही कन्फाइन है, वही लिमिटेड एरिया है, वो वही रहेगा, वही जो उसको मिलेगा खाने को वही खाएगा, यानी वो कुछ भी नहीं कर सकता, ये बात टाइगर जान गया है। तो इसीलिए वो क्या करता है, वो रात के समय पे सिर्फ सितारों को देखता है नाइट में, और वो अपना माइंड, अपने थॉट्स को डाइवर्ट करता है। मतलब वो जो सैड है ना, वो सैड है अपनी लाइफ को लेकर के, एक लाइफ जो एक एनिमल की जो लाइफ होती है एक पिंजड़े के अंदर, उसको लेकर वो जो सैड है वो अपने इस थॉट को डाइवर्ट करने के लिए रात में कहां देखता है, स्टार्स को देखता रहता है, ताकि वो अपने थॉट को डाइवर्ट कर सके। समझ में आया? तो ये थी आपकी पोयम। नेक्स्ट पोयम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। देखिए ये पोयम बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पोयम में पोएट ये बताना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए कभी आप जंगल में जाएं, और जंगल में टहल रहे हो और आपके सामने अगर कोई ऐसा जानवर आ जाए जिसको आप नहीं पहचान पाते, इन्होंने यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की ही बात की गई है। देखिए ऐसा होता है, आप जानते हैं एनिमल्स दो टाइप के हैं, वाइल्ड और डोमेस्टिक। डोमेस्टिक वो घरेलू जानवर होते हैं जो हम अपने घर में पाल सकते हैं, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स को हम घर में नहीं पाल सकते क्योंकि वो इंसान को ही मार के खा जाएंगे। तो यहाँ पर इस पोयम में पोएट ये बताना चाहता है कि अगर कल को आप किसी जंगल में ऐसे ही घूमने जाते हैं और अगर आप कोई ऐसे जानवर को मिलते हैं जिसको आप पहचानते नहीं है, तो पोएट ने यहाँ पे कुछ की फीचर्स बताए हैं। इनको अगर ये कोई फीचर्स उस जानवर के अंदर है तो आप समझ जाएगा कि वो कौन से जानवर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पोएट है वो सबसे पहले रीडर्स को बताता है कि कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे अलग अलग जानवर को अगर आप जंगल में हैं ईस्ट के। ये ईस्ट कौन सा है, तो अगर आप वर्ल्ड मैप में देखें तो वर्ल्ड मैप में ईस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया। तो यहाँ पर ज्यादातर एशियन एनिमल्स की बात की है पोएम में पोएट ने एशियन एनिमल्स की बात की है जो ईस्ट में मौजूद है वर्ल्ड के। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टैंजा में पोएट ये कहती है कि जब रीडर जंगल में जाएगा और जंगल में अगर उसको कोई एक ऐसा जानवर दिखे जिसकी स्किन येलोइश ब्राउन है, अगर कोई हमारा विजिटर या कोई रीडर जंगल जाए और उसको अगर कोई ऐसा जानवर दिखे जिसकी स्किन कैसी है, येलोइश ब्राउन कलर की है, और अगर वो इतनी बुरी तरीके दहाड़े कि उसकी रोडिंग सुन के, इसकी दहाड़ सुन के लोगों की जान चली जाए, वो मर जाए उसी डर में, तो इसका मतलब पक्का आपने क्या देखा है, एशियन लायन देखा है। यानी अगर आपने एशियन लायन देखा होगा तो सिर्फ इसकी रोड से ही, सिर्फ इसकी दहाड़ से ही लोग जो है डर के मारे मर सकते हैं। ठीक है, शी हैज ह्यूमरसली एक्सप्लेन दैट एशियन लायन विच कुड किल अ पर्सन विद इट्स रोर। मतलब एशियन लायन के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो सिर्फ अपनी दहाड़ से ही दूसरे की जान निकालेगा, उसकी जान चली जाएगी सिर्फ डर के मारे। नेक्स्ट, शी एक्सप्लेन एन एनिमल दैट रोम्स इन द जंगल एंड बिलोंग्स टू अ रॉयल क्लैन। अब सेकंड केस में देखिए, यहाँ पर हमारी जो पोएट है वो एक ऐसे जानवर के बारे में बात करती है जो हमारे पूरे जंगल में सिर्फ टहला करता है और टहल के अपना शिकार पकड़ता है, शिकार तो करता ही है, और ये रॉयल क्लैन से बिलोंग करता है। रॉयल मतलब जैसे नहीं हमारे यहाँ राजा महाराजा होते थे, रॉयल फैमिली, वैसे ये यहाँ पे एनिमल्स के रॉयल क्लैन से बिलोंग करता है। इसकी अगर स्किन की कलर की बात करें तो इसकी येलो स्किन है और इसकी स्किन में ब्लैक स्ट्रिप्स बने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फोटो ही बनाई है, इसकी स्किन में जो है ब्लैक स्ट्रिप्स बने हुए हैं। आपको बताना है ये एनिमल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस एनिमल की क्यों बात होती है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देखिए इसकी जो स्किन है, इसकी स्किन में क्या है, ब्लैक स्ट्रिप्स बने होते हैं। शी सेज दैट इफ यू नोटिस दैट ही किल्स यू एंड ईट्स अप यू देन दिस मींस दैट यू हैव श्योरली सीन अ बंगाल टाइगर। इसने कहा है कि अगर आप किसी ऐसे टाइगर से मिले, ऐसे जानवर से मिले जिसकी बॉडी में ब्लैक स्ट्रिप्स हैं और ये आपको खा जाए, ईट अप, आपको ईटन अप कर जाए, तुरंत आपको खा जाए, तो पक्का आपने आप किससे
किससे मिले हैं? बंगाल टाइगर से। दिस टाइम शी हैज यूज्ड अ डार्क ह्यूमर। इस समय पे हमारी पोएट ने एक डार्क ह्यूमर यूज किया है। वो ये कहती हैं कि अगर आपको कोई ऐसा जानवर दिख भी जाए वो जो तुरंत आपको खा जाए, अगर ये जानवर किसी इंसान को खा भी जाए, किसी वाइल्ड एनिमल के द्वारा वो इंसान खा दिया जाए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब उस इंसान, वो तो इंसान मर चुका ना, अब कोई मतलब नहीं है उस इंसान को पहचानने के लिए कि वो कौन सा टाइगर था। यानी यहाँ पर पोएट जो है हमारी, वो ये डार्क ह्यूमर यूज कर रही है। देखो पोएट इस पोयम में हमें पहचानना सिखा रही है ना कि कौन सा जानवर कैसा है, उसके अगर की फीचर ये हुए तो वो जानवर को ये कहेंगे। लेकिन यहाँ पे पोएट कहती है कि अगर आपको एक ऐसा जानवर मिल गया जो आपको खा चुका है तो कोई मतलब नहीं है पहचानने का, अब तो आप मर गए ना, तो क्या करेंगे आप पहचान के वो कौन सा जानवर था। तो यहाँ पे उन्होंने डार्क ह्यूमर यूज किया है। उसके बाद पोएट कहती है कि अगर आप कैजुअली चल रहे हैं जंगल में और आप एक ऐसे जानवर से मिलते हैं जिसकी स्किन में ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बनाया है, इसकी स्किन में ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, तो ये जो जानवर है ये इतना फास्ट है कि तुरंत ये आपके ऊपर लीप करेगा। लीप का मतलब है जंप, ये आपके ऊपर तुरंत जंप करेगा और ये एक बार नहीं बार बार आपके ऊपर जंप करेगा। और इसका जो जंप, ये इंडिकेशन है, अगर कोई जानवर आपके ऊपर लगातार कूदता है, जंप करता है, इसका मतलब वो और कोई जानवर नहीं बल्कि लेपर्ड है। यानी ये क्या है? ये एक लेपर्ड है। मोरेवर ये ऐड करती है दैट विल यू क्राई आउट ऑफ इट पेन। आप डर के मारे रोने लगोगे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी लगातार आपके ऊपर जंप करता ही रहेगा। सो इन दिस स्टैंजा जो पोएट है वो एक्सप्लेन करती है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, लेपर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि लेपर्ड की स्किन कैसी बताई गई है, उसकी स्किन में ब्लैक स्पॉट है, और दूसरा वो क्या करता है, वो लीप करता है, यानी वो तुरंत जंप करता रहता है। तो अगर कोई ऐसा जानवर दिखे जिसके बॉडी में ब्लैक स्पॉट है, वो तुरंत आपके ऊपर जंप करे, चाहे आप रो धो कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं, वो जंप करता ही रहेगा। इसका मतलब आपने क्या देखा है? आपने लेपर्ड देखा है। नेक्स्ट, इफ यू आर वॉकिंग इन दी लॉन एरिया, अगर मान लीजिए आप अपने घर के लॉन एरिया में घूम रहे हैं और आपसे तुरंत एक ऐसा क्रिएचर मिल जाए जो आपको तुरंत हग कर ले, बहुत टाइटली पकड़ ले, आपको एकदम हग कर ले, तो पक्का वो बेयर होगा। शी फर्दर एड्स दैट इफ यू आर स्टिल इन डाउट रिगार्डिंग द एनिमल, द इजीएस्ट वे इज दैट ही इज कीपिंग हगिंग एंड टचिंग यू वेरी जेंटली। बोला गया अगर आपको कोई एक ऐसा जानवर मिले जो आपको बार बार हग करे, टाइटली पकड़ ले और आपको सॉफ्टली जेंटली जो है टच करता रहे, इसका मतलब आपने कौन से जानवर को देखा है? आपने बेयर को देखा है। दिस एक्ट ही विल मेक यू श्योर अबाउट दिस आइडेंटिटी, यू विल कम टू नो दैट इट इज अ बेयर। तो ये क्या होगा? एक बेयर होगा। नेक्स्ट बोला गया है द पोएट सेज दैट फॉर समवन हु इज न्यू टू द जॉब ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एनिमल, अगर कोई ऐसा है जो नया है, जो अभी अभी पहचान रहा है जानवर को, उसको जानवरों के बारे में इतनी समझ नहीं है, तो वो पक्का पजल हो जाएगा, यानी कंफ्यूज हो जाएगा दो जानवरों के बीच में, और ये वो दो जानवर हैं जो एक दूसरे को मार के खा जाते हैं खाने के लिए। सो हियर द पोएट है वो हेल्प करता है रीडर्स को बाय टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन टू एनिमल्स। यहाँ पर पोएट ने दो एनिमल्स के बीच में डिफरेंस बताया है। तो सबसे पहले वो हाइनास के बारे में बात करता है। ये जो जानवर आप देख रहे हैं, ये मैंने फोटो लगा रखी है, हाइनास की फोटो है। ही विल स्माइलिंग वेयरएज इट इज अब देखिए यहाँ पर पोएट कह रही है कि ये स्माइल करते रहते हैं। मैं आपको बता दूं हाइनास का फेस ही ऐसा होता है कि लगता है वो स्माइल कर रहे हैं, मतलब उनका फेस ही ऐसा बना है, स्माइलिंग फेस की तरह उनका होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्रोकोडाइल के बारे में पोएट ने बताया है जो हमेशा टीयर्स में होता है। आपको बता दें ये एक फैक्ट है कि जब भी कोई क्रोकोडाइल जब फूड खाता है, जब भी कोई क्रोकोडाइल अपना खाना खाता है, तो हमेशा वो क्या करता है, वो हमेशा उसकी आंख से आंसू आते रहते हैं, वो ऑलवेज इन टीयर्स रहता है। ठीक है, तो जब भी वो खाना खाए तो किस में रहता है? टीयर्स में रहता है। ये दोनों एनिमल ही किसी भी इंसान के लिए जंगल में बहुत डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि वो उन दोनों को ही मार के खा जाएगा। नेक्स्ट जो पोएट सेज दैट द नेक्स्ट इज कैमिलियन। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बताया गया है वो एक कैमिलियन है। ये एक स्मॉल क्रिएचर है, ये लिजार्ड यानी छिपकली की तरह लगता है लेकिन ये लिजार्ड नहीं है। उसका और कैमिलियन में डिफरेंस ये देखिए, ये लिजार्ड वो वाली नहीं जो घरों में होती है, दूसरी जंगल में भी एक लिजार्ड पाई जाती है। तो यहाँ पर कैमिलियन और लिजार्ड में डिफरेंस बताया गया है। तो ये बोला गया है कि जो हमारा कैमिलियन है, देखिए ये कैमिलियन है, कैमिलियन के ना तो हमारे ईयर्स होते हैं, कैमिलियन में ईयर्स नहीं होते, और दूसरा कैमिलियन में विंग्स भी नहीं होते, इनके पंख भी नहीं होते हैं। तो मोरेओवर ये कहती है कि कैमिलियन के पास एक एबिलिटी है कि वो तुरंत अपना कलर चेंज कर लेगा, जिसे हिंदी में गिरगिट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द सरफेस ऑन विच इट इज सिटिंग। अगर कैमिलियन किसी भी सरफेस पे बैठा है तो आप पहचान भी नहीं पाओगे वो वहां बैठा है कि नहीं, क्योंकि वो जिस भी सरफेस पे बैठता है उस सरफेस के कलर के हिसाब से वो अपनी बॉडी का कलर क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। देयरफॉर अगर आप एक ट्री देखते हो और उस ट्री में आप कुछ भी
नहीं देखते तो इसका पक्का मतलब ये है कि आपने एक कैमेलियन देखा है जो उस पर बैठा हुआ है और उसने अपना कलर चेंज कर लिया है ट्री की तरह, इसीलिए आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक पेड़ था, एक प्लांट था, इस प्लांट के अंदर एक कैमेलियन बैठा है ना, तो ये प्लांट भी कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का है, और कैमेलियन की स्किन भी कौन से कलर की दिखाई गई है, ग्रीन कलर की दिखाई गई है। इसीलिए अगर आप इस दूर से इसको आप देखोगे ना तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि इस प्लांट में कोई कैमेलियन बैठा है। तो ये थी हमारी पोयम। नेक्स्ट पोयम है हमारी द बॉल। देखिए ये जो पोयम है ये बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल पोयम है, बहुत ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके बताया गया है। ये जो पोयम है ये हमें हमारी लाइफ की हार्श रियलिटी के बारे में बताता है कि कैसे एक टाइम ऐसा आएगा हमारी लाइफ में जब हमें कि हमें अपनी लव्ड वंस को, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, अपनी बहुत प्यारी चीजों को जिनसे हमारा बचपन से लगाव है, उनको एक टाइम पे हमें छोड़ना पड़ेगा। यानी एक टाइम पे जो चीज हमारी इतनी नजदीक थी वो भी हमसे दूर हो जाएंगी, और उनके जाने से हमें कैसे अपने आप को कंसोल करना है, हम कैसे अपने आप को मजबूत बना के रखेंगे उनके ना रहने से भी, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो बॉल पोयम है इसमें पोएट कहता है कि एक छोटा लड़का होता है और ये छोटा लड़का अपनी बॉल से खेल रहा होता है और खेलते खेलते इसकी बॉल हाथ से स्किप होके एक रिवर बॉडी यानी पास में कोई रिवर होती है वहां पर जाके इसकी बॉल गिर जाती है। तो एक जो छोटा बच्चा अपनी बॉल से खेल रहा होता है उसके हाथ से बॉल फिसल के जो पास में रिवर बॉडी होती है वहां पे गिर जाता है। तो पोएट ये चीज दूर से देख रहा होता है। देखिए पोएट यहाँ खड़ा है, बच्चा वहां खेल रहा था, वहां खेलते खेलते बच्चे के हाथ से बॉल जो है रिवर बॉडी में गिर गई। तो पोएट यहाँ दूर से खड़ा खड़ा उस सीन को देख के, उस साइड को देखकर ये सोच रहा है कि अब बच्चे के मन में क्या चल रहा होगा, बच्चा क्या सोच रहा होगा, उसके मन में क्या रिएक्शन होगा। तो पोएट यूं सोचता है कि लो एक काम करते हैं कि इस बच्चे को पैसा दे देते हैं, नहीं तो नई बॉल दिला के दे देंगे। तो उसके बाद दूसरी तरफ फिर तुरंत ही पोएट ये सोचने लगता है कि नहीं बेकार है पोएम, यानी हम अगर उसको नई बॉल दे दें या पैसा दे दें उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि अगर मैं भले ही उसको पैसा या नई बॉल दे दूं, लेकिन उस पुरानी बॉल के साथ जो उसके पास पहले से थी, उसके साथ जो उसके इमोशन, जो मेमोरीज जुड़ी हैं, वो उस नई बॉल या पैसों से उसे नहीं मिल पाएंगी। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि वो बॉय जो है वो अपनी फेवरेट बॉल को लूज कर देता है, जिसकी वजह से जो बॉय है, वो जो पोएट है, वो उसका रिएक्शन सोचता है इस सिचुएशन में बॉय कैसे रिएक्ट करेगा। ही फर्दर सेज दैट जो बॉय है ये हेल्पलेसली देख रहा है, कहाँ पे, वाटर में देख रहा है जहां पर उसकी बॉल गिर गई है। ये लड़का बहुत सैड हो गया है और ये बेचारा डरा हुआ है कि कैसे अपनी बॉल उस वहां से निकाले। वो इतना ज्यादा दुखी हो गया है कि वो बस चुपचाप वहां पे खड़ा है, यानी वो लड़का बस चुपचाप वहां पे खड़ा है और लंबे समय तक अपनी बॉल को घूरे जा रहा है, कोई है भी नहीं वहां पे जो उसकी हेल्प कर सके। हेल्पलेसली यानी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, वो लड़का बस वहां खड़ा है और बॉल को एक टक देखते ही जा रहा है कि कैसे भी करके उसको उसकी फेवरेट बॉल मिल जाए। तो यहाँ पर पोएट ये कहते हैं कि मैं उसको कंसोल कर सकता था। कंसोल यानी सिंपैथी, मैं उसको कुछ सिंपैथी दे सकता था, उसको सिंपैथी में मैं क्या दे सकता था, उसको मैं नई बॉल लाके दे सकता था, या फिर मैं उसको कुछ पैसे दे सकता था जिससे वो नई बॉल खरीद ले। लेकिन उसके बाद पोएट अपने आप को रोक लेता है ये सब करने से, और पोएट रोकते हुए अपने आप को ये कहता है कि मैं भले उसको पैसा दे दूं जिससे वो नई बॉल ले आए, या फिर मैं उसको नई बॉल भी दे दूं, लेकिन क्या उससे उसकी पुरानी बॉल से जो मेमोरीज और फीलिंग जुड़ी थी वो क्या उसको मिल पाएंगी? वो तो लॉस्ट हो गई ना बॉल के साथ। He further says that the time has come for the boy to learn his responsibility। अब यहाँ पर पोएट कहता है कि अब वो समय आ गया है जहां पर बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा कि बेटा लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आएगा जहां पर आपको टफेस्ट लेसन मिलेगा अपनी लाइफ का, जिसमें आपको एक्सेप्ट करना होगा हमारी लाइफ की हार्श रियलिटी, जिसमें ये कहा गया है कि एक ना एक दिन आप लूज कर जाएंगे अपने लव्ड वंस को और अपनी लव थिंग्स को। उस समय पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बेटा लाइफ में ऐसी बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएंगी जहां पर आपके पास से आपके लव्ड वंस, आपके लव्ड थिंग्स जिनसे आप बहुत जुड़े थे, आपका लगाव था, वो भी आपसे दूर हो जाएंगी। आपको इस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। आपको अपने आप को कंसोल करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि ये तो लाइफ का एक रूल है, जो चीज आपके पास आया है वो दूर जाएगा, लव्ड वंस भी, लव थिंग्स भी, ठीक है। तो इसके बारे में इस पोयम में बताया गया था। ये बहुत छोटी पोयम थी, ये पोयम खत्म हो गई है। तो नेक्स्ट आता है अमांडा। अब नेक्स्ट पोयम है हमारी अमांडा। इस पोयम में अमांडा बेटा एक लड़की है, एक छोटी लड़की है जिसको कॉन्स्टेंटली इसकी माँ बार बार क्या करती है, पॉइंट आउट करती है इसकी मिस्टेक के लिए। इस पोयम में बताया गया है कि कैसी एक छोटी बच्ची जो अपनी हर एक चीज के लिए
के हर छोटे छोटे काम के लिए बार बार अपनी माँ के द्वारा टोकी जाती है, बार बार उसकी माँ उसको टोकती है, तो इसके वजह से उस बच्ची के अंदर नेचर कैसा चिड़चिड़ा हो गया है, वो बहुत एंग्रीली रहने लगती है और फिर वो क्या क्या सोचती है कि काश मेरी माँ ना होती तो मैं ऐसी होती वैसी होती। तो उसके बारे में इस पोयम में बताया गया है। तो अमांडा एक लिटिल गर्ल है जो हमेशा अपनी माँ के द्वारा पॉइंट आउट होती है अपनी मिस्टेक्स के लिए, हाउ शी इमेजिन्स हर लाइफ टू बी, और इस पोयम में बताया गया है कि कैसे वो अपनी लाइफ को इमेजिन करती है। तो पोएट यहाँ पे बताता है कि जो उसकी मदर है वो अमांडा को पॉइंट आउट कर रही है क्योंकि वो अपने नाखून खा रही है, बाइटिंग नेल्स विच इज अ बैड हैबिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अमांडा अपने नाखून खा रही है जिसके लिए उसकी माँ उसको डांट भी रही है। नेक्स्ट शी आस्क्स हर टू सिट स्ट्रेट, और दूसरे समय पे उसकी माँ उससे कहती है कि स्ट्रेट बैठो, ऐसे बेंड करके अपना शोल्डर झुका के मत बैठो, राइट पोस्चर में बैठो। तो अमांडा हु हैज अ हैबिट ऑफ बेंडिंग हर शोल्डर, अमांडा जब बैठती है ना तो ऐसे झुककर अपने शोल्डर को झुकाकर बैठती है। एंड सिटिंग लेजीली, और लेजीली बैठती है। पॉइंटेड आउट, इस बात पे उसकी माँ उसको पॉइंट आउट करती है कि हमेशा राइट पोस्चर में बैठना चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर उसको बार बार उसकी माँ के द्वारा स्कोल्ड किया जाता है, वो इमेजिन करती है, वो अमांडा ये सोचती है कि काश मैं एक ग्रीन सी में होती। कहां पे होती? एक ग्रीन सी में अकेले होती, मैं इस ग्रीन सी की अकेली रेजिडेंट होती, रेजिडेंट मतलब रहने वाली, मैं इस ग्रीन सी में अकेली रहती और एज अ मरमेड में वहां पे रह रही होती, तो मैं फ्रीली हर वो काम कर सकती थी जो मुझे करना होता, मुझे कोई टोकने वाला ना होता, मैं मरमेड की तरह उस पूरी ग्रीन सी में अकेले रहती, अपनी लाइफ को रिलैक्सिंग वे में जीती। दैट शी वांट्स टू कैरिड अवे बाय द करंट, और वो ये कहती है कि बाद में जब इस ओशन में करंट आता, करंट वो बिजली वाला नहीं, करंट का मतलब होता है वेव्स, जो समुद्र में लहर आती है, तो जब भी इस ग्रीन सी में लहर आती तो इन लहर के साथ वो भी मूव करते हुए उस इन्वायरमेंट को रिलैक्सिंग फील करते हुए अपनी लाइफ जीती। यानी वो अपनी माँ से तो बच जाती जो हर बात पे उसको क्या कर रही है, पॉइंट आउट कर रही है। इसके बाद पोएट ये कहता है कि जो अमांडा की माँ है वो उनसे, उस बच्ची से इंक्वायरी करती हैं कि क्या तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया। उसके बाद उससे पूछती हैं कि क्या तुमने अपना रूम साफ किया कि नहीं किया। फिर पूछती हैं कि क्या तुमने अपने शूज साफ किए कि नहीं किए। तो इससे हमें साफ साफ दिखाई देता है जो उसकी माँ है वो कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पूछे जा रही है उससे, होमवर्क से रिलेटेड किया कि नहीं, उसके रूम से रिलेटेड की साफ किया कि नहीं, शूज से रिलेटेड। लेकिन दूसरी तरफ अमांडा बस सुनती रहती है और वो इस इंस्ट्रक्शन का बस अपनी माँ के इंस्ट्रक्शन को सुनती है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती। उसके बाद वो अपने आप को एक, अब यहाँ पर अमांडा अपने आप को जो है खुद इमेजिन करती है कि काश वो एक ऑर्फन होती, ऑर्फन यानी अनाथ, जिसके माँ बाप नहीं होते। वो सोचती है कि काश मैं एक अनाथ होती और मैं आराम से जो अपने सिटी है उस सिटी की स्ट्रीट्स में घूम रही होती वहां पर। दिस मीन्स दैट शी इमेजिन इफ वुड शी हैव बीन विदाउट पेरेंट्स, वो सोचती है कि काश वो बिना पेरेंट्स के होती तो वो फ्रीली आराम से सड़कों में घूम सकती थी, स्ट्रीट्स में घूम सकती थी। She would have drawn design on the soft dust with her uncovered feet quietly। फिर वो कहती है कि तो मैं आराम से bare feet यानी नंगे पांव आराम से वो जो है डस्ट पे चलती। तो आपको पता है जब आप नंगे पांव डस्ट पे चलो तो आपके फुटप्रिंट्स बनते हैं, तो वो कहती है मैं आराम से नंगे पांव जब डस्ट पे चलती ना तो मैं डस्ट के ऊपर डिजाइन बनाती अपने बेयर फुट से। तो वी कैन सी दैट यहाँ पर वो एकदम अपोजिट सोचती है उसकी माँ का। जहां पर आप देखिए उसकी माँ ये कहती है कि साफ सफाई रखो, रूम क्लीन रखो, उसी तरफ दूसरी अमांडा ये सोचती है कि मैं गंदे में रहती, बढ़िया डस्ट में रहती, डस्ट पे चलती तो मैं डिजाइन उस पे बनाती थी। यानी जो अमांडा है वो अपनी माँ का जस्ट अपोजिट सोचती है। हर मदर वांट्स हर टू कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, उसकी माँ सोचती है कि हर चीज साफ हो, क्लीन हो, लेकिन अमांडा सोचती है कि वो डस्ट में रहे। बट अमांडा डस्ट में खेलना चाहती है अपने बेयर फीट यानी नंगे पांव में। मोर एवर शी इज सो फेड अप दीज कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हर मदर दैट शी इज साइलेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लगातार उसकी मम्मी हर बात पे उसको कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है, इंटरप्ट कर रही है, उसको इंस्ट्रक्शन देती रहती हैं। तो वो इतनी परेशान हो गई है कि अब वो ये कहती है कि साइलेंस जो है ये गोल्डन है। अमांडा कहती है कि साइलेंस एक गोल्डन है, जिसका मतलब ये है कि साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीशियस होता है। और उसके बाद ये कहती है अमांडा की फ्रीडम स्वीट है। फ्रीडम क्या होता है, स्वीट होता है। इसका मतलब वो ये कहती है कि जब भी वो अपनी माँ के साथ होती है वो कभी भी फ्री नहीं महसूस करती, क्योंकि उसकी माँ हर बात पे उसको पॉइंट आउट करती है, उसको उसके हिसाब से कोई भी चीज करने नहीं देती। नेक्स्ट आगे अमांडा की जो माँ है वो उसको डिसअलाउ करती है। डिसअलाउ यानी मना करना। अमांडा की जो माँ है वो उसको मना करती है कि वो चॉकलेट्स ना खाए, क्योंकि चॉकलेट्स खाने से उसके पिंपल आ सकते हैं। तो अमांडा के फेस में पिंपल आते हैं जब भी वो चॉकलेट खाती है, इसलिए उसकी माँ उसको मना करती है। एट लास्ट उसकी माँ उसको स्कोल्ड करती है कि तुम क्यों नहीं ध्यान दे रही हो जो वो कह रही है। मतलब देखिए अमांडा की माँ बार बार उसको कॉन्स्टेंटली बोलेगी तो एक दिन सुनेगी, 2 दिन सुनेगी। अब रोज रोज अगर कोई आपको कॉन्स्टेंटली पॉइंट आउट करे तो धीरे धीरे
आप इग्नोरेंट हो जाते हैं, आप उनकी बात नहीं सुनते। अमांडा भी यही कर रही थी। अमांडा अपनी माँ की बात को इतना ध्यान नहीं दे रही थी, तो उसकी माँ इस बात पे भी पॉइंट आउट कर रही है कि तुम मेरी बात अटेंटिवली क्यों नहीं सुन रहे हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो, टेंशन नहीं दे रही। इस पॉइंट पे अमांडा सोचती है कि काश वो रेपुंजल होती। आपने डिज्नी की फेरी टेल्स देखी होंगी, कुछ मूवीज जिसमें रेपुंजल एक कैरेक्टर दिखाया जाता है कि इसके बहुत बहुत लंबे बाल होते हैं और ये एक टावर में रह रही होती है। इसको चुड़ैल अपने टावर में ले आती है। इस टावर में ऊपर नीचे जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं होती, तो चुड़ैल जो है इसके हेयर का यूज करके उससे चढ़ती और उतरती थी। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है। अमांडा सोचती है कि काश भी वो एक रेपुंजल होती फेरी टेल के कैरेक्टर की तरह, जहां पे उसको कैप्चर कर लिया जाता है एक टावर में एक चुड़ैल के द्वारा। जो विच है वो उसके बाल का इस्तेमाल करके बार बार नीचे उतरती और चढ़ती है उस टावर से। सो नाउ अमांडा कहती है कि वो भी रेपुंजल बनना चाहती है ताकि वो भी उस टावर में अपनी फ्री लाइफ जिए, वो वैसे जिए, पीसफुल लाइफ जिए, शांति से जिए जैसे वो जीना चाहती है। शी थिंक्स दैट शी विल बी फ्री। वो अमांडा सोचती है कि वो फ्री और पीस में जिएगी उस एनवायरमेंट में अगर वो उस टावर में रहेगी। और वो ये कंफर्म भी करती है कि वो कभी भी अपने बाल को नीचे नहीं छोड़ेगी ताकि कोई भी इंसान उसके बाल का यूज करके ऊपर ना आए। मतलब अमांडा ये कहती है कि जैसे रेपुंजल अपने बाल को नीचे दे देती थी ताकि बाल के सहारे चढ़ के वो विच ऊपर आ जाती थी, तो अमांडा कहती है अगर वो रेपुंजल होगी और वो उस टावर में रहेगी तो वो किसी को भी टावर में आने नहीं देगी, वो अकेले रहना चाहेगी और वो अपने बाल को भी नीचे नहीं देगी ताकि कोई भी उसके बाल का यूज स्टेयर्स की तरह यूज करके ऊपर ना आए। अमांडा की माँ उसको वहां यहाँ पे वार्न करती हैं फॉर हैविंग वेरी ऑड मैनर। शी आस्क्स हर टू स्टॉप बीइंग इन अ बैड मूड। अब देखिए, अगर आप किसी को कॉन्स्टेंटली क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली टॉर्चर करेंगे तो एक टाइम ऐसा है ना वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। अमांडा भी वैसे ही चिड़चिड़ी, एंग्रीली और बैड मूड में रहने लगी। तो अब उसकी माँ इस बात पे भी पॉइंट आउट करती है कि तुम बैड मूड में क्यों रहती हो, हंसती क्यों नहीं हो, खुशी खुशी क्यों नहीं रहती हो। तो मोरेओवर उसकी माँ ब्लेम करती है कि अगर तुम्हारा ऐसी अनस्टेबल मूड रहा तो लोग क्या कहेंगे, और इसके अनस्टेबल मूड के लिए भी उसकी माँ उसको डांटती है कि तुम्हारा ऐसा बिहेवियर एक दिन लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगा कि शायद तुम अपनी माँ के द्वारा हैरेस होती हो। तो यहाँ पे अमांडा की मदर कहती है कि अगर तुम ऐसी ही हर समय मूड खराब रखोगी, हर समय मुंह बनाए रहोगी तो लोग ये सोचेंगे कि मैं तुम्हें हैरेस करती हूँ इसलिए तुम्हारा ऐसा मुंह बना हुआ है। तो यहाँ पर जो अमांडा है वो हमेशा पॉइंट आउट होती है अपनी माँ के द्वारा एवरी स्मॉल थिंग के लिए, लेकिन वो इस पे रिएक्ट नहीं करती। अगर वो इस पे रिएक्ट कर दे तो उसकी माँ तो बाय गेटिंग इमोशनल, अगर वो इमोशनल हो गए इस बात पे रिएक्ट कर दे तो उसकी माँ इसको सेंस ऑफ प्राइड के अगेंस्ट लेंगी और फिर उसको डांटेंगी क्योंकि ऐसे बिहेव नहीं करते, रोते नहीं है इस बात पे। तो अमांडा की जो माँ है वो बहुत डोमिनेटिंग है टुवर्ड्स हर चाइल्ड। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है अमांडा की माँ ये कहती है कि अगर ये अमांडा सोचती है कि अगर मैं अपनी माँ की बातों पे रिएक्ट कर गई और मैं इमोशनल हो गई तो अमांडा की माँ ये सोचेगी कि वो लोग ये सोचेंगे कि अमांडा की जो माँ है वो डोमिनेटिंग है अपनी बच्ची की ओर, इसलिए वो ऐसे कर रही हैं। तो आपको ये पोएम समझ में आया। नेक्स्ट आता है द ट्रीज। अब देखिए यहाँ पर जो पोएट है वो ये कहता है कि जो ट्रीज हैं वो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं इनटू दी ओपन फॉरेस्ट। आपको पता है ट्रीज मूव नहीं कर सकते, ट्रीज आर इमूवेबल, लेकिन ये कहानी फिक्शियस है, मतलब फिक्शन मतलब इमेजिनरी कहानी है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक जो ट्री है वो अपने घर के बाहर निकलती है ओपन फॉरेस्ट में जाने के लिए। दिस इज अनरियलिस्टिक, ये सच नहीं हो सकता, ये अनरियलिस्टिक है क्योंकि ट्रीज इमूवेबल है, ट्रीज मूव नहीं कर सकते। तो हम लोग ये रियलाइज कर सकते हैं कि ये पोयम एक सिंबॉलिक मीनिंग रखता है। सिंबॉलिक मतलब इस ट्री शब्द तो ट्रीज का यूज किया गया है लेकिन ट्रीज के द्वारा हमने किसी और चीज को यहाँ पर बताना चाहा है। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर ट्रीज जो है वो बाहर निकल आए हैं। वी इंटरप्रेट दैट ट्रीज आर रिफर टू फीमेल। यहाँ पर ट्रीज जैसे मैंने फायर और आइस को बताया था ना किसको यूज किया गया है, यहाँ पर ट्रीज यूज किया गया है किसको डिनोट करने के लिए, फीमेल्स को। फीमेल्स जो है वो अब हील हो चुकी हैं और वो अब रेडी हैं अपने घर से बाहर जाने के लिए। कहाँ पे, फॉरेस्ट में जाने के लिए, ताकि वो फिलफिल कर सके अपनी प्राइमरी पर्पस को टू ऑफ फिलिंग द वर्ल्ड विद मैनकाइंड। फर्दर वो ये कहती हैं कि जो फॉरेस्ट है वो एम्प्टी है बहुत पास्ट मेनी डेज से और यहाँ पर कोई बर्ड नहीं है, कोई भी बर्ड दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही, जो नॉट हैविंग एनी ट्रीज टू सिट, क्योंकि अब जंगलों में कोई पेड़ ही नहीं रह गया है जहां पर वो बर्ड्स बैठे। ना कोई इंसेक्ट्स भी दिखाई देते हैं और ना ही कोई शेल्टर है, ना कोई सनलाइट है। अब सनलाइट से कोई शेडो भी नहीं बनता। शेडो क्यों नहीं बनेगा, जब ट्रीज ही नहीं है फॉरेस्ट में तो शेडो भी नहीं बनेगा। ट्रीज ही नहीं है फॉरेस्ट में तो बर्ड्स कहाँ बैठेंगी, इंसेक्ट्स कहाँ रहेंगे।
ऐसे बच्चे मिलते हैं। इससे पहले मैंने 3 बच्चों को निकाल दिया था आवाज बच्चों की पॉज कर दो, बहुत लंबी हो जाएगी। स्टार्ट। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं द ट्रीज। नेक्स्ट पोएम है हमारी द ट्रीज। लाइट चली गई ध्रुव। जहां से ध्रुव कल बन। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट पोएम पढ़ते हैं द ट्रीज। अब देखिए, ये पोएम भी एक सिंबॉलिक मीनिंग रखती है। सिंबॉलिक मीनिंग का मतलब क्या है? देखिए, हर उस पोएम को सिंबॉलिक मीनिंग कहेंगे जहां पर किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है किसी चीज को कंपेयर करने के लिए। जैसे हमने फायर और आइस का पोएम में ये पढ़ा था ना कि फायर को हम लोग ने किसको कंपेयर किया है? फायर को हमने कंपेयर किया है ह्यूमन की इमोशन ऑफ डिजायर से, और आइस को हमने कंपेयर किया है ह्यूमन की हेट्रेड से। सेम वैसे यहाँ पर भी बेटा इस पूरी पोएम में जो ट्रीज है ना, ट्रीज को किससे कंपेयर किया गया है? ट्रीज का इस्तेमाल करके इस पोएम में पोएट फीमेल्स के बारे में बात करती है। तो यहाँ पर पोएट ये कहते हैं कि जो ट्रीज है वो अब अपने घर से बाहर निकल आए हैं, यानी जो फीमेल्स है अपने घर से बाहर निकल आई हैं, और वो अब कहाँ जा रही हैं? ओपन फॉरेस्ट में। देखो, ट्रीज को फीमेल बोला गया है, इसीलिए ट्रीज कहाँ जाएंगे? फॉरेस्ट में। लेकिन यहाँ पर फीमेल्स के लिए ओपन फॉरेस्ट का मतलब है कि फीमेल अब वो वर्ल्डी दुनिया में जाएंगी जहां पर वो अपने बारे में बात करेंगी, फेमिनिज्म फैलेगा, वहां पर वो अपने फीमेल्स के बारे में वॉइस रखेंगी, फीमेल्स की भी आवाज होगी, अपनी बात होगी, वो भी डिसीजन ले सकेंगी। यानी जो पहले सिस्टम होता था फीमेल्स घर में ही रहती थी, कुछ कर नहीं सकती थी, अब फीमेल बाहर जाएंगी, अपनी जॉब करेंगी, अपना काम करेंगी, अपनी लिविंग अर्न करेंगी। तो अब हमारी जो फीमेल्स हैं वो घर के बाहर निकल रही हैं ओपन फॉरेस्ट में। ये एक अनरियलिस्टिक है, इसलिए क्योंकि ट्रीज आप जानते हैं इमूवेबल है, ट्रीज मूव नहीं करती। वी रियलाइज दैट जो पोएम है ये एक सिंबॉलिक मीनिंग रखता है। हमने इसको इंटरप्रेट किया है कि जो ट्रीज हैं, यहाँ पर ट्रीज को फीमेल से कंपेयर किया गया है जो अब हील हो चुकी हैं और वो अब रेडी हैं अपने घर से बाहर जाने के लिए फॉरेस्ट में, ताकि वो अपने प्राइमरी पर्पस को फिल कर सके, वर्ल्ड को मैनकाइंड से। फर्दर यहाँ पर बोला गया है कि जो फॉरेस्ट है वो एम्प्टी था, बहुत पास कुछ दिनों से एम्प्टी था, क्योंकि यहाँ पर कोई बर्ड्स नहीं थी या और ना ही कोई यहाँ पर इंसेक्ट दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जब ट्रीज ही नहीं था तो बर्ड्स कहाँ बैठेगा? बर्ड्स भी नहीं थी, और यहाँ पे कोई शेल्टर नहीं था, सनलाइट भी कोई शेडो नहीं बना पा रहा था। देखिए, अगर जंगल में पेड़ होंगे तो जब सन की रेस पड़ेगी तो शैडो नीचे बनेगी ना, लेकिन जब पेड़ ही नहीं है तो शैडो भी नहीं बनेगी। जो फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है वो अभी एम्प्टी हो गया है बहुत दिन से, लेकिन वो सून जल्दी ब्राइट होगा। यहाँ पे बोला गया है कि कितना बड़ा फीमेल्स का रोल होता है ह्यूमैनिटी में, मैनकाइंड में, ह्यूमैनिटी को एग्जिस्ट कराने में, मैनकाइंड को एग्जिस्ट कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कौन? फीमेल्स। तो यहाँ पर वही बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि पोएट एक्सप्लेन करते हैं कितना स्ट्रगल है बाय दी प्लांट्स टू रीच दी फॉरेस्ट, कि एक प्लांट कितना स्ट्रगल करता है जंगल तक पहुंचने के लिए। वो ये कहती हैं कि जो रूट्स हैं वो पूरी रात काम करते हैं ताकि वो अपने आप को सेपरेट कर सके वरांडा फ्लोर से। उसके बाद जो लीव्स हैं वो ट्राई करती हैं कि कैसे वो विंडो को तोड़ के, विंडो के ग्लास को तोड़कर वो बाहर निकल सके। इवन जो स्मॉलेस्ट स्टेम है, छोटी छोटी जो स्टेम्स हैं, वो भी ट्रीज की जो है एफर्ट डालती हैं ताकि वो अपने आप को फ्री कर सके। तो ये जो बिग ब्रांचेस हैं वो भी ट्राई करती हैं कि वो रूफ को तोड़ के, रूफ के रूम को तोड़ के, देखिए मैंने यहाँ पे फोटो से दिखाया कि कैसे एक पेड़ रूफ के रूम को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वुमेन्स भी वैसे ही एज इट इज, जैसे ट्रीज के बारे में बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि वुमेन्स भी उतनी ही डेस्परेट है, मतलब उतना ही ज्यादा वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं अपने अंदर अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए, वो भी एफर्ट करने को तैयार हैं। जैसे वुमेन्स को यहाँ, वुमेन के एफर्ट्स को यहाँ पे कंपेयर किया गया है एक पेशेंट के एफर्ट से जो अभी तुरंत हॉस्पिटल से रिलीज हुआ है और वो बाहर बहुत जल्दबाजी में बाहर निकलना चाहता है और वो कंफ्यूज है, मे बी बिकॉज वो आधे हाफ कॉन्शियस में है और अभी उसके ऊपर मेडिकेशन का इफेक्ट है, इसलिए वो कंफ्यूज है, लेकिन वो बहुत हरी में है, वो तुरंत हॉस्पिटल छोड़ना चाहता है। यानी जो पेशेंट अभी बहुत देर से, बहुत लंबे समय तक मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर है, अब वो तुरंत, बहुत जैसे ही वो रिलीज होता है, डिस्चार्ज होता है, तुरंत भागना चाहता है ना, वैसे एक पेशेंट जैसे भागना चाहता है, उस पेशेंट को फीमेल से कंपेयर किया गया है, वुमेन से कंपेयर किया है जो बहुत डेस्परेट है बाहर जाने के लिए, वर्ल्डली लाइफ में जीने के लिए, मैनकाइंड ह्यूमैनिटी को फुलफिल करने के लिए, वैसे ही उनको कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट पोएट हमारे ये कहते हैं कि हमारी जो पोएट हैं वो भी बैठी हुई है वरांडा में और वो एक बहुत लंबे लेटर्स लिख रही हैं। उनको ये नहीं पता है कि हमें आप, शी डज नॉट मेंशन दी
ट्रीज लिविंग हर हाउस, वो उस लेटर में ये नहीं बताती हैं कि ट्रीज जो हैं वो उनका घर छोड़ चुके हैं। अपने लेटर्स में वो ये कहती हैं कि जो नाइट है वो बहुत क्लियर है, रात बहुत साफ है। शी कैन सी द कंप्लीट मून, वो ये रात साफ है मतलब इतना साफ है पूरा आसमान कि वो पूरा कंप्लीट मून देख सकती हैं, और ये मून एकदम शाइन कर रहा है। देखिए यहाँ पे पोएट बैठी हैं, लॉन्ग लेटर लिख रही हैं, और ये यहाँ पे लेटर में ये नहीं बता रही कि ट्रीज इनके घर से बाहर निकल गए, बस ये बता रही है कि आसमान साफ है, मून शाइन कर रहे हैं। जो स्मेल है लीव्स की, लीचेंस की, और जो वॉइस है वो सब पूरा एक्सप्रेस करती है डिजायर फॉर फ्रीडम, यानी ये कह रही है रात के सन्नाटे में जो इंसेक्ट्स की आवाज आती है, जो हवाएं चलती हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो फ्रीडम मांग रही हो फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ द हाउस। ऐसा लगता है घर के पिंजरे में बंद है वो, और वो घर से बाहर निकलना चाहती हैं, वो फ्रीडम मांग रही हैं। नेक्स्ट, उनका जो हेड है वो पूरा स्लो साउंड से भरा हुआ है, मेड बाय दी ट्रीज, और ये वो साउंड है स्लो साउंड जो कौन बना रहे हैं, ट्रीज ये साउंड क्रिएट कर रही हैं, और वो बहुत डिस्परेट है बाहर जाने के लिए। ये जो साउंड है विल नॉट बी हर्ड द नेक्स्ट डे, और ये साउंड अगले दिन नहीं सुनाई देगा। पोएट रीडर से कहते हैं कि तुम केयरफुली सुनो इस बात को, और चेंज देखो जो यहाँ पर हो रहा है। वो ये कहती हैं कि अब ग्लास, विंडो की जो ग्लास है इसको तोड़कर अब हमारी जो ट्रीज है वो बाहर निकलना चाहती हैं। रात में भी जो विंड है वो ब्लो हो रहा है, इट मीट्स दी ट्रीज, और ये जो विंड है ये किससे मिल रही है, ट्रीज से मिल रही है। जो मून है वो एक मिरर की तरह दिख रहा है, एंड अपीयर्स टू हैव अ बीन ब्रोकन इनटू पीसेस। अब देखिए मून को बताया गया है कि एकदम मिरर की तरह दिख रहा है, और ये एकदम पीसेस में ब्रोक हो चुका है, ऐसे दिखाया गया है, ब्रोकन इनटू पीसेस ऑफ द ओक ट्री। और ये कौन से ट्री के बारे में बात की है, जैसे एक ओक ट्री एक मून को डिवाइड कर देता है अलग फ्रेगमेंट्स में। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई ट्री बना दूं, अगर यहाँ पे हम कोई ओक ट्री बना दे तो आप देखेंगे, अगर हम यहाँ पे कोई ओक ट्री बना दें तो ओक ट्री की ब्रांचेस से मून टू, अगर आप ट्री रखा है और ट्री के पीछे आप जो है मून देख रहे हैं, तो ट्री की ब्रांचेस से आपको लगेगा कि मून हमारा छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रेगमेंट यानी डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो ये हमारी पोयम थी जो हमने पढ़ा था द ट्रीज के बारे में। अब नेक्स्ट आता है फॉग। देखिए ये बहुत छोटी पोयम है। फॉग में बस आपको एक धुंध के बारे में बताया गया है कि कैसे एक धुंध, यानी जैसे आप सर्दियों के समय पे देखते हो टेम्परेचर बहुत लो होता है तो पॉल्यूशन और धुंध मिलके एक फॉग बनाती है, कोहरा बन जाता है, और कोहरे में ज्यादातर दूर का दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर इस फॉग को कंपेयर किया गया है एक कैट से, एक बिल्ली से, जो चुपचाप आती है और आकर चुपचाप बैठ जाती है। वैसी फॉग भी ठंडियों के मौसम में चुपचाप आता है, कुछ समय तक रहता है और फिर चला जाता है। इस पोयम में यही बताया गया है। इस पोयम में पोएट जो है वो फॉग को डिस्क्राइब करता है, यानी ये जो धुंध बनती है सर्दियों के मौसम में, जो कोहरा बनता है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। फॉग एक थिक क्लाउड है ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। देखिए ये एक डिफिनीशन है, ये याद रखिएगा। फॉग क्या है, फॉग एक थिक क्लाउड, बहुत मोटा बादल होता है जो कि किससे बनता है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट से बनता है और एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होता है। ये जनरली विंटर की सीजन में दिखाई देता है। यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे एक फॉग सिटी में बढ़ रहा है, आगे सिटी में आ चुका है, हार्बर में आ चुका है। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो फॉग है वो एकदम बिल्ली की तरह आता है, जैसे एक कैट आती है ना, अपने छोटे छोटे कदम रख के चुपचाप बढ़ती है और पता नहीं चलता, वैसे ही फॉग भी आता है। इसका मतलब फॉग एडवांस हो रहा है, सिटी की तरफ बढ़ रहा है, बहुत स्लोली बढ़ रहा है और कामली बढ़ रहा है, जैसे एक कैट बढ़ती है। वन नेवर नोज हाउ एंड व्हेन द फॉग विल एंटर द सिटी। किसी को नहीं पता कि कब फॉग आता है सिटी के अंदर और कब चला जाता है सिटी से, किसी को नहीं पता चलता। जैसे हमें नहीं पता चलता ना कब बिल्ली घर में आई, कब बिल्ली घर से चली गई, किसी को नहीं पता चलता क्योंकि वो बहुत लिटिल फीट से ऐसे आती है, कोई वॉइस नहीं क्रिएट करती, तो किसी को पता भी नहीं चलता। वैसे ही सेम यहाँ पे पोएट कहते हैं कि सिटी में कब फॉग एंटर करता है और कब फॉग चला जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। फॉग को कंपेयर किया गया है उस कैट से जो जब हमारे घर में आती है तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल मैनर में आती है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है जो फॉग है वो कुछ देर के लिए सिटी में बैठता है, जैसे एक कैट साइलेंटली बैठती है ना अपने लेग्स फोल्ड करके, वैसे फॉग भी बैठता है और वो इधर उधर देखती है प्लेसेस में, जैसे बिल्ली इधर उधर। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कैट बैठी है और इधर उधर देख रही है चुपचाप। बस सिमिलरली यहाँ पर फॉग भी साइलेंटली आता है और सिटी को पूरा कवर कर लेता है, वहां पर हार्बर में बैठता है, सिटिंग ओवर देम लुकिंग अराउंड लाइक अ कैट, और वैसे ही दिखता है जैसे एक कैट बैठी होती है। कुछ देर बाद फॉग जो है सिटी को छोड़ देता है और आगे मूव कर जाता है। पोएट यहाँ पे कहता है ये इसलिए है क्योंकि फॉग एक नेचुरल फिनोमिना है। नेचुरल मतलब आप जानते हैं ये नेचुरली बनता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो फॉग क्रिएट होता है, तो एक नेचुरल फिनोमिना है। फॉग जो है एक जगह पर लंबे समय तक नहीं रहता है, बहुत कम समय के लिए आता है, फ्यू आवर्स के लिए आता है। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जैसे एक बिल्ली भी बहुत कम समय के लिए कहीं भी रुकती है और फिर तुरंत वहां से चली जाती है, वैसे फॉग
फॉग भी बहुत कम समय के लिए आता है और साइलेंटली बिना नोटिस किए किसी भी जगह से मूव करके चला जाता है। तो बस ये पोयम थी द फॉग। नेक्स्ट हमारी आती है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। देखिए ये पोयम बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पोयम में बताया गया है कि एक लड़की होती है, बेलिंडा नाम होता है उसका, और वो एक व्हाइट हाउस में रहती है। उसके बहुत सारे पेट्स होते हैं, बहुत सारे पेट्स के साथ रहती है। जैसे उसकी एक पेट किटन होती है, कैट होती है, एक माउस होता है, एक डॉग होता है और एक ड्रैगन भी होता है। इसका पेट होते हैं ये सारे। इस पोयम में बताया गया है कि कैसे हम एक पेट को, जिसको हम बहुत ज्यादा वीक मानते हैं, हम मानते हैं कावर्ड है, ये किसी काबिल नहीं है, बेकार है, और एक टाइम जब सब कुछ बहुत खराब कंडीशन चल रही होती है, एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमें किसी की जरूरत होती है, तब वही बेकार जिसे हम लोग ने अभी तक कावर्ड माना, कमजोर पेट था, वही कमजोर पेट हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे बताया है द पोएट सेज दैट वंस देयर वाज अ लिटिल गर्ल। बोला गया है, पोएट कहता है कि एक बार एक छोटी लड़की थी जिसका नाम था बेलिंडा, और वो एक लिटिल व्हाइट हाउस में रहती थी। वो अपने कुछ क्रिएचर्स के साथ रहती थी जो कि उसके पेट्स थे। वो सारे उसके पेट थे, पालतू जानवर थे। वो कौन थे? एक ब्लैक किटन थी, एक ग्रे माउस था, एक येलो डॉग था और एक लिटिल रेड वैगन था। देखिए ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। रेड वैगन क्या है? एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये खींचने वाली गाड़ी है ना, इसे रेड वैगन कहा गया है। ये रेड वैगन होता है और एक क्रिएचर होता है जिसको पोएट रेली में क्या कहता है? ड्रैगन। एक ड्रैगन के साथ भी वो रहती थी। अब यहाँ पे बताया गया है द पोएट एक्सप्लेन द नेम ऑफ ऑल द एनिमल्स दैट आर टेम्ड बाय बेलिंडा। अब देखो बेलिंडा ने अपने जितने भी पेट्स हैं उन सारे पेट्स का नाम रखा था। तो उसने अपनी ब्लैक किटन का नाम इंक रखा था क्योंकि ब्लैक है, इंक ब्लैक होती है। ग्रे माउस का नाम ब्लिंक रखा था। येलो डॉग का नाम येलो कलर से है तो इसलिए उसका नाम मस्टर्ड रखा था क्योंकि मस्टर्ड का कलर भी येलो होता है। और ड्रैगन जो कि कावर्ड था, कावर्ड यानी बहुत कायर था, बहुत बुज़दिल था, बहुत डरपोक था, उसका नाम इसने कस्टर्ड रखा था। तो आपको बस याद रखना है नाम। इसने अपनी जो कैट है उसका नाम इंक रखा था, अपना जो माउस है इसका नाम ब्लिंक रखा था, अपना जो डॉग है इसका नाम मस्टर्ड रखा था और अपना जो ड्रैगन है उसका नाम कस्टर्ड रखा था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। पोएट डिस्क्राइब द ड्रैगन दैट इट हैड बीन अ शार्प टीथ। अब पोएट यहाँ पे बताते हैं कि जो ड्रैगन है उस ड्रैगन के शार्प टीथ हैं, टीथ बहुत शार्प है उसके, और स्पाइक्स हैं उसके टॉप पे। स्पाइक्स जानते हैं ना आप, ऐसे जैसे स्पाइक्स ऐसे नुकीला जैसा बना होता है स्पाइक्स से ड्रैगन के। इसका मतलब है उसकी स्किन बहुत पॉइंटेड थी ऑन टॉप, और लोअर पार्ट में स्केल्स बने थे। जैसे आप सांप को देखिए तो सांप के पीछे से पेट की तरफ बेली में सांप के एक स्केल्स बने होते हैं, ऐसे लाइनें। जैसे आप सांप को देखते हो तो उसकी पीछे की तरफ ऐसे स्केल्स बनी होती है ना, वैसे यहाँ पे बताया गया है कि ड्रैगन के भी स्केल्स बने थे लोअर पार्ट में, विच वर बोनी प्लेट्स टू प्रोटेक्ट द स्किन, जो कि एक बोनी प्लेट्स होती हैं जो उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं। उसका जो माउथ था उसको कंपेयर किया गया है फायर प्लेस से, क्योंकि ये माना गया था कि ड्रैगन जो है फायर निकाल सकते हैं अपने मुंह से, इसीलिए उसके मुंह को फायर प्लेस बताया गया है। इवन जो उसकी नोज है उसको कंपेयर किया गया है चिमनी से, क्योंकि जब वो फायर निकालेगा तो स्मोक उसकी नाक से ही निकलेगा। और उसकी फीट को शार्प नाइफ की तरह यानी चाकू की तरह कंपेयर किया गया है। उसकी किसको? पैर को चाकू से कंपेयर किया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डैगर। ठीक है, अब नेक्स्ट बताया गया है सो नाउ द पोएट एक्सप्लेन द इनर स्ट्रेंथ और द ब्रेवरी ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम। देखिए ये हमने ड्रैगन बनाया है यहाँ पे, तो अब यहाँ पर पोएट जो है वो अलग अलग पेट्स की ब्रेवरी को बताते हैं। आपको ध्यान रखना है, इन्होंने इस पूरी पोएम में इस ड्रैगन को कावर्ड बताया है, कायर बताया है, बुज़दिल बताया है कि बहुत वीक है, बहुत डरपोक है। बाकी जो हमारे इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड है, ये बाकी जो तीन पेट्स हैं ये बहुत ब्रेव हैं एज कंपेयर टू द ड्रैगन, ये बताया गया है। तो ही सेज दैट बेलिंडा वाज अ ब्रेव एज अ ग्रुप ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक वर सो ब्रेव। बेलिंडा खुद भी ब्रेव थी, इंक और ब्लिंक भी ब्रेव थे, और दैट दे कुड हंट लायंस। बोला है कि ये इतने ब्रेव हैं कि ये खुद लायन को मार सकते हैं, लायन को हंट कर सकते हैं, उसका शिकार कर सकते हैं। लेकिन हियर इज शोन दैट द ब्रेवरी ऑफ द किटन एंड द लिटिल माउस दैट कुड हंट इवन अ लायन। आपको देखिए यहाँ पे इतनी ज्यादा ब्रेवरी दिखाई गई है, एक बिल्ली और माउस की ब्रेवरी इतनी दिखाई गई है कि ये एक लायन को मार सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप समझिए, ये सेंटेंस देखिए, ये बताना चाह रहे हैं कि कितने ब्रेव हैं कि एक लायन तक को मार सकते हैं ये। द डॉग जो ये भी बहुत ब्रेव है, जैसे एक एंग्री टाइगर की तरह ये एक ब्रेव है। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में जो कस्टर्ड है, जो हमारा ड्रैगन है, ये ड्रैगन बिल्कुल भी ब्रेव नहीं है और ये डरता है हर एक चीज से, और बल्कि ये तो एक सेफ केज की डिमांड करता है। जैसे हम लोग ने अभी
टाइगर वाले पोयम में पढ़ा था ना कि एक टाइगर को केज में रखा था जू के अंदर, सेम वैसे ही हमारा जो ड्रैगन है ना, इसको किसी से लड़ने में, बाहर जाने में बहुत डर लगता है, हर चीज से डरता है। हमारा ड्रैगन जो है ये एक सेफ केज की डिमांड करता है, ये बोलता है कि हमें एक केज दे दो, हमें एक पिंजड़े के अंदर रख दो, बस हम उसमें खुश हैं। तो हमारा ड्रैगन बहुत बुज़दिल है। आगे बेलिंडा जो है यूज दी स्टोक ड्रैगन इन अ वेरी क्रूअल वे। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड मेड फन ऑफ हिम बाय कंपेयरिंग हिम टू नाइट नेम परसीवल हु वाज थॉट टू बी ब्रेव रैन अवे ड्यू टू द लैक ऑफ करेज। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे इंक हैं यानी जो हमारी कैट है, और जो हमारी ब्लिंक है यानी जो हमारा माउस है, ये जो है बहुत ज्यादा ये जो है कंपेयर करते हैं कस्टर्ड को एक नाइट से जिसका नाम था परसीवल, जो इतना बुज़दिल था कि वो डर के मारे बाहर भाग गया था। ठीक है, वो ब्रेव नहीं था, टू बी ब्रेव, वो बताता तो था कि वो ब्रेव है लेकिन वो डर के मारे भाग गया था क्योंकि वो इतना डरपोक था। दे यूज्ड टू टीज द ड्रैगन व्हाइल सिटिंग इन देयर लिटिल रेड वेगन। अब देखिए, इसे रेड वेगन कहते हैं, ये लिटिल रेड वेगन है। तो यहाँ पर बैठे बैठे जो कैट थी और जो माउस थे, ये दोनों किसका मजाक उड़ाते थे? ये दोनों हमारे ड्रैगन का मजाक उड़ाते थे इसी लिटिल वेगन में बैठे बैठे। अब नेक्स्ट बोला है, द पोएट सेज दैट बेलिंडा यूज्ड टू लाफ सो लाउडली दैट हर वॉइस रीच इन द हाउस। बेलिंडा इतनी तेजी से हंसती थी कि पूरे घर तक आवाज उसकी इको करती थी, हंसती थी तो पूरी आवाज गूंजती थी उसके घर में। ब्लिंक जो माउस था वो भी लाफ करता था और वो साउंड निकालता था विक का। देखिए, चूहा जो आवाज निकालता है उसे विक कहते, तो ब्लिंक जो चूहा था वो भी अपनी साउंड निकालता था। अदर एंड जो इंक था और जो मस्टर्ड था वो उन लोगों को चिढ़ाते थे और वो ड्रैगन को चिढ़ाते थे क्योंकि इस एज में आके ड्रैगन अभी भी एक सेफ केज की डिमांड करता है। वो कोई छोटा जानवर तो रह नहीं गया था, ड्रैगन कितना बड़ा था और वो इस एज में भी आकर जो एक सेफ केज की डिमांड कर रहा है, इस बात पे जो दूसरे पेट्स थे वो उस पे हंसते थे। Next, so while all of them were making fun of the dragon, they heard a sound of someone entering the house. अब देखिए, जिस समय पर सब लोग हंस रहे थे ड्रैगन के ऊपर, उसी समय पे एक आवाज आती है कि कोई घर में घुसा है। तो यहाँ पे when they look towards the window, जब वो लोग विंडो से देखते हैं तो देखते हैं कि एक पायरेट कौन है आप जानते हैं? पायरेट समुद्री लुटेरे होते हैं। ये कौन होते हैं? समुद्री लुटेरे होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये शिप्स को लूटते हैं। ठीक है, तो ये जो है वॉल पे चढ़ रहा था, ये बेलिंडा के घर में घुस गया था। जो डॉग था वो बार कर रहा था, जो किटन था वो म्याऊ कर रही थी। बेलिंडा तुरंत डर गई और वो एकदम फ्रिटेंड हो गई, स्केयर्ड हो गई जब उसने देखा कि पायरेट्स जो कि चोर होते हैं वो उसके घर में घुस गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, वो इतना डर गई थी। अब यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब करता है किसका अपीयरेंस? पायरेट का अपीयरेंस। अब यहाँ पे पायरेट का अपीयरेंस बताया गया कि पायरेट कैसे दिखता है। तो बताते हैं कि जो पायरेट है उसके हाथ में हैंडगन्स हैं, दोनों हाथ में उसने बंदूक रखी है, दोनों हाथ में उसके हैंडगन्स हैं। ठीक है, और उसके बाद एक लिटिल स्वॉर्ड है, छोटी सी तलवार है उसके पास। ही वॉज होल्डिंग हिज स्वॉर्ड विद हिज टीथ, और वो अपनी तलवार अपनी दांत से पकड़े हैं। ही हैड अ ब्लैक बियर्ड, और उसकी काली मूछें हैं। एक उसकी टांग है जो कि लकड़ी की बनी है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक टांग इसकी लकड़ी की बनी है। दिस मीन्स दैट दो दी पायरेट वॉज अ डिसेबल, इसका मतलब पायरेट डिसेबल है, इसकी एक टांग नकली है, लेकिन फिर भी लेकिन वो फिर भी दूसरों को फ्रिटेन कर रहा है, डरा रहा है। ही इंटेंडेड टू हार्म देम, और इसका पूरा इंटेंशन ये था कि वो दूसरे बेलिंडा और उसके पेट्स को जो है हार्म करने आया था, यानी उनको नुकसान पहुंचाने आया था। When all of them saw the parrot, they got frightened. जब सबने पैरेट को देखा सब डर गए। बेलिंडा भी एकदम डर के मारे, उसका चेहरा एकदम येलो हो गया था फियर के मारे, और वो रोने लगी थी, हेल्प मांग रही थी। मस्टर्ड जो डॉग था वो भी रोने लगा था, वो भी हेल्प मांग रहा था। और जो किटन थी, जो कैट थी, वो तो नीचे चली जाती है, घर के हाउस के एकदम बेसमेंट में चली जाती है, जैसे इफ शी हैड ऑलरेडी प्लान फॉर इट, जैसे वो जानती थी कि हाँ कोई अगर ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो मैं तुरंत अपने आप को बचाने के लिए पहले बेसमेंट में चली जाऊंगी। जो माउस था वो तुरंत अपनी लिटिल होल में, चूहे जो है अपनी जो होल होता है उसके अंदर चला गया था, इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को बचा सके। अब जब सारे क्रिएचर एक दूसरे को छुपाने के लिए छुप गए, तो यहाँ पर और आपको ये भी बताया था कि सारे क्रिएचर्स ने पहले अपने आप को बहुत ब्रेव बताया कि वो बहुत ब्रेव हैं, लेकिन अब सबके सब डर के मारे छुप गए हैं। अब यहाँ जो ड्रैगन है वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज करता है। ड्रैगन जो कि अभी तक सबसे कावर्ड था, बुज़दिल था, कायर था, कुछ नहीं कर सकता था, अब ये ड्रैगन जो है करता है, वो जंप करता है पैरेट के ऊपर और एक स्ट्रॉन्ग साउंड निकालता है अपनी नाक से, और ये एकदम ऐसा साउंड निकालता है ड्रैगन
अपने नोज से जैसे कोई इंजन स्टार्ट हो रहा हो, और इसी के साथ साथ वो अपनी टेल जो है, ड्रैगन जो है अपनी पूंछ को फ्लोर पे ऐसे पटकता है जैसे कोई दो लोहे के मेटल आप लड़ाओ तो कितनी तेज से आवाज आती है, वैसे ही जब ड्रैगन अपने पूंछ को नीचे पटकता है तो वैसी ही आवाज क्रिएट होती है जैसे मेटल को रब किया जा रहा है अगेंस्ट ईच अदर इन दी अंडरग्राउंड प्रिजन्स। उसके बाद वो पायरेट पे अटैक कर देता है, जैसे कि रॉबिन बर्ड ने अटैक किया था वॉर्म्स पे, वैसे ही हमारा ड्रैगन किस पे अटैक कर देता है, पायरेट पर अटैक कर देता है। नेक्स्ट जो हमारा पायरेट है वो इतना शॉक हो जाता है ड्रैगन के रिएक्शन से कि वो अपना माउथ ओपन कर लेता है और शुक हो जाता है। मतलब हमारा जो पायरेट है वो ड्रैगन से इतना डर गया कि डर के मारे वो अपना मुंह खोलकर एकदम शॉक में रहता है। टू गैदर सम स्ट्रेंथ ही ड्रैंक सम, और अपनी कुछ हिम्मत करके जो हमारा पायरेट है ये अपनी जेब से अल्कोहल की कंटेनर निकालता है, कुछ अल्कोहल पीता है, उसके बाद फिर से ये कुछ स्ट्रेंथ गैदर करके फायर करता है, 2 बुलेट्स मारता है ड्रैगन पर, लेकिन ये बुलेट्स ड्रैगन को नहीं लगती और यहाँ तक कि ड्रैगन तो ये 2 बुलेट्स खा भी जाता है, ये दोनों बुलेट्स ये ड्रैगन खा जाता है। कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो हर एक बाइट खा जाता है इस बुलेट की और उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जब ये पायरेट मर जाता है, पायरेट डेड हो गया, बेलिंडा जो है हक करती है ड्रैगन को और मस्टर्ड लिक करता है, मस्टर्ड उसको लिक करता है। मस्टर्ड कौन है बताइए? मस्टर्ड आपका येलो कलर का होता है ना, मैंने आपको बताया था येलो कलर का क्या है, डॉग है। तो नो वन सैड फॉर द डेथ ऑफ द पायरेट, बल्कि जब पायरेट मरा तो कोई भी दुखी नहीं था क्योंकि वो सब लोग हैप्पी थे। जो इंक और ब्लिंक थे ये सब भी भागते हुए आते हैं ड्रैगन के पास और सब खुश होते हैं। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जितने भी कैरेक्टर थे वो सब हैप्पी थे और वो सब ग्रेटिट्यूड दिखा रहे थे टुवर्ड्स द ड्रैगन, क्योंकि उस ड्रैगन ने उन सब की जान बचाई थी, जो सब उसको प्रेज कर रहे थे, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखा रहे थे। अब यहाँ पर आफ्टर दे थैंक, जब सबने थैंक यू बोला ड्रैगन को और सब अपना लव एक्सप्रेस कर रहे थे ड्रैगन के प्रति, तो सबका माइंड अचानक से फिर चेंज हो जाता है। तो दे वर रिमाइंडेड ऑफ हाउ दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ देयर कावर्ड ड्रैगन एंड नाउ दे ऑल वर प्रेजिंग हिम। अब सब सोचते हैं कि एक टाइम ऐसा था जहां पर हम सब ड्रैगन को मजाक उड़ाते थे कि बुज़दिल है, कुछ नहीं कर सकता, इसे तो सेफ केज चाहिए, और आज हम उसको प्रेज कर रहे हैं। तो सो एट वंस द डॉग सेड दैट इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ सम कंफ्यूजन। तो यहाँ पर जो ये डॉग है, ये डॉग कहता है कि देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन हुआ है, यहाँ पे ये सब कुछ एक कंफ्यूजन की वजह से हुआ है, दैट ही वाजंट एबल टू डू एनीथिंग। डॉग कहता है कि कंफ्यूजन हो गई थी, मैं कुछ कर नहीं पाया, नहीं तो इससे ज्यादा ब्रेव तो मैं ही हूँ। मतलब जहां अभी ड्रैगन ने सबकी जान बचाई, अब वो डॉग कह रहा है कि मैं कुछ कंफ्यूजन हो गई थी, मैं नहीं कुछ कर पाया, नहीं मैं अभी करता, उससे ज्यादा ब्रेव तो मैं हूँ, अदरवाइज ही वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव एज कस्टर्ड। तो दोनों जो इंक थे और जो ब्लिंक थे, ये दोनों ये कहते हैं कि दोनों यहाँ पर 3 गुना ज्यादा ब्रेव हैं किससे, कस्टर्ड से, और जो ड्रैगन है वो ये कहता है कि हाँ हाँ भाई तुम लोग ठीक हो। अब देखो यहाँ पर डॉग कहता है कि वो बहुत ट्वाइस, डॉग ये कहता है कि वो ट्वाइस 2 गुना ज्यादा ब्रेव है किससे, ड्रैगन से, और किटन और माउस ये कहती हैं कि वो 3 गुना ज्यादा ब्रेव है किससे, ड्रैगन से। इस बात पे ड्रैगन कहता है कि हाँ हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, एकदम सही है, तुम लोग ज्यादा पावरफुल हो मुझसे। ये बात ड्रैगन एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट अब यहाँ पर एट लास्ट जो पोएट है वो सेम वही लाइन रिपीट करता है जो स्टार्टिंग में यूज की थी उन्होंने, टेरिफिक एपिसोड इन विच द ड्रैगन वाज द हीरो। अब यहाँ पर देखो लास्ट सीन में तो अभी तो ड्रैगन हीरो होता है, जहां पर हर एक कैरेक्टर अभी भी अपने आप को अंडरमाइन करते हैं ये कह के कि वो ज्यादा पावरफुल है किससे, हमारे ड्रैगन से ज्यादा पावरफुल है और वो हैंडल कर सकते थे इस सिचुएशन को ड्रैगन से ज्यादा बेटर वे में। लेकिन जो पोएट है वो ये कहता है कि फिर से लाइफ वैसी ही स्टार्ट हुई है ड्रैगन की, सेम मैनर में बेलिंडा फिर से वैसे ही व्हाइट हाउस में रहने लगी इंक ब्लिंक और मस्टर्ड के साथ और कस्टर्ड के साथ, और सब अपने आप को ब्रेव बताते हैं। लेकिन जो ड्रैगन है वो अभी भी कावर्ड है और वो अभी भी अपने आप को रहने के लिए सेफ केज मांगता है। तो इस तरीके से हमारी जो पोएम है ये खत्म होती है। नेक्स्ट हमारी लास्ट पोएम है फॉर एनी ग्रोगरी। देखो ये हमारी लास्ट पोएम है। इस पोएम में बताया गया है कि इसमें एक कन्वर्सेशन है। देखिए इस पोएम में बातचीत है, 2 लोगों के बीच की एक बातचीत को इस पोएम में बताया गया है। कन्वर्सेशन किसके बीच में है, पोएट जिसने ये पोएम लिखी, और अगला एक लड़की के बीच में है जिसका नाम है एनी ग्रोगरी। तो आपको ध्यान रखना है ये कन्वर्सेशन किसके बीच में है, पोएट के बीच में और एनी ग्रोगरी के बीच में है। एनी ग्रोगरी जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, इसका फोटो देख लीजिए। एनी ग्रोगरी, द पोएट सेज दैट टू द गर्ल दैट अ यंग मैन कैन बिकम होपलेस। अब पोएट ये कहता है कि एक जो यंग मैन है
एक जो यंग जवान आदमी है वो होपलेस हो सकता है अगर तुम उसको रिजेक्ट कर दो। अगर तुम उसको रिजेक्ट कर दो मतलब अगर बेलिंडा उसे शादी करने के लिए मना कर सकती है या उसको रिजेक्ट कर देती है तो वो आदमी बहुत होपलेस हो जाएगा। बट दिस डजंट मीन दैट ही हैड ट्रू लव फॉर यू इन हिज हार्ट। तो पोएट कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिजेक्ट हो गया, वो होपलेस इसलिए हो गया क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करता था, ऐसा कुछ नहीं है। उसके मन में तुम्हारे लिए कोई ट्रू लव नहीं था। ये इसलिए है क्योंकि तुम ब्यूटीफुल, तुम्हारे बाल बहुत ब्यूटीफुल हैं, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं और इसीलिए वो तुम्हारे साथ तुम्हारे प्यार में पड़ गया, फॉलन इन लव विद यू। जो गर्ल थी वो बहुत ब्यूटीफुल, उसके बहुत ब्यूटीफुल हेयर थे, दे फॉल ऑन हर ईयर्स, उसके कान भी बहुत खूबसूरत थे जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं एक बाउंड्री की तरह, जैसे एक फोर्ट को प्रोटेक्ट। फोर्ट का मतलब यहाँ पे किला है। जैसे देखिए आपको पता है जब एक किला राजा महाराजाओं का राजमहल किला बनता है तो बाहर बाउंड्री बनती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो उसके कान है ना ये एक बाउंड्री की तरह काम कर रहे हैं। किसकी बाउंड्री? ये बाउंड्री है और ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसके फेस को, एनी के फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ईयर काम कर रहे हैं, जैसे बाहर की बाउंड्री प्रोटेक्ट करती है किसको? हमारे महल को। सो हियर दी पोएट जो है वो पॉइंट आउट करते हैं कि जो रियलिटी है सारे लोगों की वो ये है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो चेहरे पे मरती है, चेहरे की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखती है, वो खूबसूरत है, उसके बाल खूबसूरत है, उसकी आंखें खूबसूरत है, उसके कान खूबसूरत है, ये बात देख के वो एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ जाते हैं और दे आर लाइक दी अपोजिट जेंडर, और अपोजिट जेंडर ही एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि उनकी इनर ब्यूटी अच्छी है, लेकिन इसलिए कि उनका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो ये बताना चाहते हैं एनी को कि इस यूथ जनरेशन में बहुत सारे अपोजिट जेंडर्स में लोग जो है एक दूसरे के अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इनर ब्यूटी को लेकर नहीं होते, फिजिकल अपीयरेंस को लेकर होते हैं। अब आगे बोला गया है, एनी इस बात पे रिप्लाई करते हुए कहती है कि उसके पास इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है इस सिचुएशन का। वो क्या करेगी, अगर लड़के उसके बाल पे मरते हैं क्योंकि उसकी खूबसूरत बाल है तो अपने बाल का कलर चेंज करा लेगी, डाई करा लेगी, और अपने बाल का कलर चेंज करा के वो उसको ब्लैक करा लेगी, ब्राउन करा लेगी या कैरेट कलर का करा लेगी, और नो लॉन्गर फिर वो उतनी खूबसूरत तो नहीं लगेगी जितनी पहले लगती थी। देन मे बी शी विल फाइंड द यंग मैन। तो हो सकता है उसको एक ऐसा लड़का मिले जो उससे ट्रू लव करे, उसकी इनर ब्यूटी से प्यार करे और अपीयरेंस से प्यार ना करे। तो देखो वो तीन ऑप्शन रखती है ना कि वो अपने बाल का कलर या तो कैरेट कलर का करा लेगी या ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का। तो वो कहती है कि अगर ऐसी बात है कि कोई लड़का मेरे बाल से मुझे प्यार करता है तो मैं अपने बाल का कलर चेंज करा लूं, तो हो सकता है मुझे कोई एक ऐसा लड़का मिल जाए जो मुझसे सच में प्यार करे, मेरी इनर ब्यूटी से प्यार करे, अपीयरेंस से नहीं। तो ये बात सुनने के बाद एनी ग्रोगरी जो पोएट ये कहते हैं कि ही हैड बीन हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। अब देखो जब एनी ग्रोगरी ये बात कहती है तो पोएट ये कहते हैं कि मैंने एक बात सुनी थी एक ओल्ड रिलीजियस मैन से। रिलीजियस मैन मतलब जो हर एक रिलीजन के अपने जो मेन होते हैं, जैसे यहाँ पे क्रिश्चियन में देखिए आप, क्रिश्चियन में कौन होते हैं? क्रिश्चियन में जो होते हैं उन्हें प्रीस्ट कहते हैं, जैसे पंडित पुजारी होते हैं ना वैसे यहाँ पे प्रीस्ट होते हैं। तो यहाँ पे एनी ग्रोगरी को पोएट कहते हैं कि मैंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन का सुना था, वो कहते हैं कि ही कुड प्रूव अ फैक्ट विद अ टेक्स्ट दैट ही हैड फाउंड इन सम रिलीजियस बुक। वो कहते हैं कि उन्होंने एक रिलीजियस बुक में एक फैक्ट पढ़ा था जो वो बता सकते हैं। द फैक्ट वाज दैट इट इज नॉट ओनली गॉड, इट इज ओनली गॉड हु ऑलवेज loves us for whatever we are and how we look. He loves us for our inner qualities. Only God can do this. तो यहाँ पर जब एनी कहती है ना कि हमें कोई यंग मैन मिल जाएगा अगर मैं कलर बदल लूं, तो यहाँ पर ये जो पोएट है वो कहते हैं कि मैंने एक प्रीस्ट के मुंह से सुना था, एक रिलीजियस बुक में भी ये लिखा है कि अगर कोई हमें हमारी इनर ब्यूटी के लिए चाहता है, हमारी इनर ब्यूटी के लिए हमें प्यार कर सकता है, तो वो और कोई नहीं सिर्फ गॉड है। गॉड ही है जो हमें इनर ब्यूटी के लिए हमें लव कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। तो आई होप आपको ये सारी पोएम समझ में आई है। सारी पोएम आपकी खत्म हो गई है। वन शॉट में आप ये सारी पोएम रिवाइज कर लीजिए, पूरी समरी लिख लीजिएगा और आपका पेपर अच्छा जाए। और